हेलो 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 एवरीवन। दोस्तों, थैंक्स फॉर द वंडरफुल रिस्पांस। दोस्तों, फाड़ू चैट बुक और परम क्वेश्चन बैंक ये एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। इसके मल्टीपल रिवीजन आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं। दोस्तों, हमने पूरी फाड़ू चैट बुक 11 घंटे में रिवाइज की हुई है। बड़ा प्यारा वीडियो है, लेकिन वो काफ़ी फास्ट है। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनके लिए केक वॉक है, उनको बहुत मज़ा आता है। जिन्होंने रेगुलर बैच या जिन्होंने एग्जाम ओरिएंटेड या बूस्टर बैच की है, उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है वो। ठीक है, लेकिन काफ़ी बच्चों को वो नहीं जम पाता क्योंकि वो फास्ट होता है। इसी को ध्यान में रख के हमने और एक सीरीज़ लाई है बेटा। ये सीरीज़ में हम लोगों ने स्पीड स्लो कर दिया है और हल्का-सा एक्सप्लेनेशन बढ़ा दिया है। तो उससे थोड़ा-सा बेहतर है। आप इसको 1 आध 2 बार कर सकते हैं और फिर आप 11 घंटे वाली वीडियो के ऊपर आप जाइए, ठीक है? लेकिन अगर आप पूरा बैकग्राउंड के साथ में अच्छा डिस्कशन चाहते हैं तो अभी भी मैं बोलूँगा कि आप रेगुलर या एग्ज़ाम ओरिएंटेड या बूस्टर एक बार कर सकते हैं और फिर ये रिवीजन रिसोर्सेज़ आप यूज़ करते रहिए। मैं ये पूरे वीडियो में फाड़ू चैट बुक से पढ़ा रहा हूँ बेटा। उसको आप यू कैन टेक इट फॉर अभी तो 199 में अवेलेबल है, एनरोल कर सकते हैं। आपको कुछ ही दिनों में आपके घर पे मिल जाएगी, ठीक है? एन्जॉय करिए और आपको कैसा लगा ज़रूर प्लीज़ आपके प्यारे कमेंट्स डालिए। आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और सबको बताइए सीरीज़ के बारे में ताकि सब इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ। चलो गाइस, लेट्स रिवाइज़ प्रोफेशनल एथिक्स। बेटा, प्रोफेशनल एथिक्स 4 पार्ट में बँटा हुआ है। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन और सीए एक्ट के सेक्शंस इसके अंदर हम लोग देखते हैं। आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें फर्स्ट शेड्यूल डिस्कस करते हैं, थर्ड पार्ट में हम लोग सेकंड शेड्यूल डिस्कस करते हैं और फोर्थ पार्ट में हम लोग काउंसिल गाइडलाइंस को डिस्कस करते हैं। आइए, इंट्रोडक्शन। एथिक्स मतलब क्या? जो हमको बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। प्रोफेशनल एथिक्स मतलब क्या? जो हमको बताता है कि प्रोफेशनल एक्टिविटी करते वक्त क्या सही है, क्या गलत है। प्रोफेशनल एथिक्स के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने कोड ऑफ एथिक्स नाम का एक डॉक्यूमेंट, बड़ा प्यारा सा डॉक्यूमेंट बनाया है। और सीए इंस्टीट्यूट का जो मोटो है, जो टैगलाइन है, वो भी एथिक्स के ऊपर बेस्ड है। या एषा सप्तेषु जागृति। मतलब इवन इफ अदर्स आर डूइंग अनएथिकल एक्टिविटीज, आपने हमेशा एथिकल रहकर ही चलना है। इवन इफ अदर्स आर नॉट सपोर्टिंग, अदर्स आर नॉट हेल्पिंग। आइए, कोड ऑफ एथिक्स ये जो डॉक्यूमेंट है ये 3 वॉल्यूम है। पहला वॉल्यूम जो है इट इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स जो बनाया है इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट, आईएएसबी ने उन्होंने बनाया है। बिल्कुल वही से सारे प्रिंसिपल्स लेकर आए हैं ताकि स्टैंडर्डाइजेशन हो और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी वर्ल्ड लेवल का एथिक्स फॉलो करें, इसलिए बिल्कुल वहां से वो लेकर आए हैं। इसका वॉल्यूम 1 का एक थोड़ा सा पार्ट, एक छोटा सा पार्ट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वॉल्यूम 2 के अंदर सीए एक्ट के सेक्शंस, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, गाइडलाइंस, ये सब कुछ डिस्कस किया है। ये चैप्टर में मेजॉरिटी हम लोग यही, मतलब अगर मैं बोलूं 80% यही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। वॉल्यूम 3 के अंदर 5 डिसाइडेड केसेस है। इसमें से कुछ केसेस आपके मॉड्यूल में लिए हैं। कितने केसेस मॉड्यूल में लिए हैं? हमने भी लिए हैं, प्लस जितने आरटीपी, एमटीपी पास्ट एग्जाम में जितना भी लिया है वो सब कुछ कवर किया है। इतना मोर देन सफिशिएंट है बेटा। इसी के ऊपर एग्जाम में केसेस पूछे जाते हैं। आइए, अब जो पार्ट 1 है, जो पार्ट आपका जो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 के अंदर 4 पार्ट्स है। बहुत सिंपल सा। पहला पार्ट जो है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन जनरल, वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट। प्रैक्टिस हो गए, प्रैक्टिस में तो भी लगेगा। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस के अलावा आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस में हो, तो भी आपको ये एप्लीकेबल रहेगा। पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं, ये खास डिजाइन किया गया है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो लोग जॉब में हैं। हम लोग बेटा आगे जाकर पढ़ेंगे, कुछ सर्कमस्टांसेस में सीओपी लेने के बाद, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के बाद में भी लोग जॉब कर सकते हैं। तो अगर वो ऐसा जॉब करे तब भी उनको पार्ट 2 लगेगा। पार्ट 3 खासकर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है जो लोग प्रैक्टिस में हैं। पार्ट 4 वापस वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो लोग प्रैक्टिस में हैं और खास इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। 4A आपको इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट बताता है। अगर आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और अगर आप ऑडिट या रिव्यू कर रहे हो, अगर आप अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, जैसे 3000 सीरीज में प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, 3400, 3402, 3420 ये वाले काम कर रहे हो, तो आपको 4B फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो पार्ट 1 है बेटा, ये सभी चार्टर्ड अकाउंट्स को लगता है और इसमें 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात की जो हम आगे अभी देखने वाले हैं। वॉल्यूम 1 के अंदर फिर एक ग्लॉसरी सेक्शन है जहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसका मतलब दिया है और जितने भी एब्रीवेशन शॉर्टकट्स यूज किए हुए उसका भी फुल फॉर्म दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं नाउ, पार्ट मैंने बोला आपको पार्ट 1 में सबसे पहले लिखा है कि सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल्स बातें फॉलो करना मैंडेटरी है। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, अगर लॉ रूल्स रेगुलेशन कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कोड ऑफ एथिक्स से तो लॉ रूल्स रेगुलेशन विल प्रिवेल,
वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो बचा हुआ कोड ऑफ एथिक्स का पोर्शन है, वो आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले तो ये सबको बोलता है कि सबको फॉलो करना है भाई। अब अब अगर आप ये कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आप जाएँगे, तो आपको इसको जैसे एक आपका कंपनीज़ एक्ट सेक्शंस में बँटा हुआ है, ये भी सेक्शंस में बँटा हुआ है। आपको हर सेक्शन में मोटा-मोटी 3 चीज़ देखने को मिलेगी। पहले आपको ये इंट्रोडक्टरी मटेरियल बताएँगे, इंट्रोडक्शन बताएँगे जिसमें बैकग्राउंड रहेगा, जो चीज़ें दी है उसका आउटलाइन रहेगा, ठीक है? एक ओवरव्यू रहेगा अपकमिंग पोर्शन का, इंट्रोडक्टरी। फिर रिक्वायरमेंट सेक्शन रहेगा, आरआर लिखा होता है। रिक्वायरमेंट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ऑब्लिगेशंस, एक चार्ट अकाउंट में क्या ऑब्लिगेशंस है, कौन सी चीज़ उसको कंप्लाई करनी पड़ेगी वो बताया जाता है। जनरल भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक। जनरल मतलब इन जनरल क्या बातें फॉलो करनी पड़ेगी और स्पेसिफिक सिचुएशन में, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या फॉलो करना पड़ेगा। दोनों तरह के आपको ऑब्लिगेशंस मिलेंगे। और फिर एप्लीकेशन मटेरियल रहेगा जो आपको बताएगा कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना, उसके एग्जाम्पल। मोटा-मोटी 3 चीज़ें आपको मिलेगी। ये जो आपका पार्ट 1 है, कोड ऑफ एथिक्स का वॉल्यूम 1 का जो पार्ट 1 है, ये आपको बोलता है कि मैंडेटरी है, सभी को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मैं बोल रहा हूँ, यही हमारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स है। बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में। इसका अगर शॉर्टकट है ऑफिस ऑफ सीबीआई। ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव रहना पड़ेगा, सी स्टैंड फॉर कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर से काम करना पड़ेगा, सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, बी फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाना होगा, आई फॉर इंटीग्रिटी से रहना पड़ेगा। आइए एक-एक करके देखते हैं। इंटीग्रिटी। जब भी सीए, सीएफ, जब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करे, प्रैक्टिस में हो, जॉब में हो, बिज़नेस में, जैसे भी करे, उसको हमेशा उसको हमेशा ऑनेस्टी से काम करना है। अपना पूरा कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप ऑनेस्टी पे बेस रखना है और ऑनेस्टी पे चलना चाहिए। पूरा रिलेशनशिप चलना चाहिए, उसकी रिपोर्ट भी, पूरा का पूरा उसका कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग शुड बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सच भी होना चाहिए और सिंपल शब्दों में सामने वाले को सच बताना भी चाहिए। उसको घुमाइए मत, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। इसके लिए उन्होंने 2 बातें बोली। जब भी कोई काम आपके पास में आए, अगर आपको ऐसा लगे कि प्राइमा फेसी मटेरियली मिसलीडिंग मिसलीडिंग है, डोंट एक्सेप्ट। दोस्तों इसके ऊपर एमसीक्यू हो सकता है, ठीक है? एक्सेप्ट करने के पहले आपको ऐसा डोंट एक्सेप्ट, उसको बोलते हैं डोंट एसोसिएट। ऐसे काम से जुड़ो ही मत आप। अगर एक्सेप्ट करने के बाद आपको दिखता है कि यार यहाँ पे तो बड़े-बड़े मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं या फिर यहाँ पर तो बड़े-बड़े मटेरियल मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, गलत तरीके से बताया हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है, तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। बहुत अर्ली स्टेजेस में है, तो आप विथड्रॉ करने के बारे में सोच सकते हैं। लेटर ऑन स्टेजेस में है, तो मॉडिफाई योर ओपिनियन। आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई करिए और लोगों को इसके बारे में बताएँ। दोनों पे बेटा एमसीक्यू बनते हैं। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली एमसीक्यू में आएगा, केस स्टडी में आएगा कि भई ऐसा असाइनमेंट ऑफर किया है, आपको बोलना पड़ेगा डोंट एसोसिएट। एसोसिएट होने के बाद ऐसा हो रहा है, आपको बोलना पड़ेगा 2 ऑप्शंस है। ऑब्जेक्टिविटी, बेटा ऑब्जेक्टिव वर्ड के 2 मतलब होते हैं। एक होता है कि आप टारगेट सेट करो और उसके हिसाब से चलो। उसके हिसाब से चलो, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और बेटा दूसरा होता है, सेकंड थिंग इज़ कि आपको अनबायस्ड चलना है। आपको ड्राफ्टिंग देख के समझ में आता है कि क्या वर्ड्स वो बोल रहे हैं। अगर इनिशियल इस कोई भी स्टैंडर्ड में इनिशियल दिया जाता है कि तुम्हारा टारगेट क्या है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव, टारगेट वाला ऑब्जेक्टिव। और जगह-जगह पे जजमेंट्स कैसे बनाए, डिसीजन कैसे बनाए, ऑब्जेक्टिविटी मतलब अनबायस्ड होके। आइए, ऑब्जेक्टिव रहना मतलब 3 चीज़ों को अवॉइड करना, 3 चीज़ों से दूर रहना। जैसे आईसीयू से दूर रहना चाहिए, वैसे बीसीयू से दूर रहिए। अवॉइड बीइंग बायस्ड, अनबायस्ड रहिए। आपके पर्सनल रिलेशंस, फैमिली मेंबर्स, ठीक है, रिलेशंस है आपके, फ्रेंड्स है आपके, लाइकिंग, डिसलाइकिंग है, उसको बाजू में रख के अपने सारे प्रोफेशनल जजमेंट लीजिए, डिसीजन लीजिए। टी स्टैंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके मन में ये क्वेश्चन होता है, मैं पर्सनल बेनिफिट के बारे में सोचूँ या प्रोफेशनल बेनिफिट के बारे में सोचूँ? पर्सनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचूँ या प्रोफेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचूँ। जब भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्लीज़ प्रोफेशनल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, उसके हिसाब से चलिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करिए, ठीक है? 3 चीज़ें अवॉइड करनी है। पहला आपने बायस अवॉइड कर दिया, अनबायस्ड हो गए। आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड कर दिया एंड अनड्यू प्रेशर। जब भी आपको लगे डराया, धमकाया जा रहा है आपको, वो प्रेशर से दूर निकलिए। अगर आप इस तरीके से जजमेंट लेंगे, काम करेंगे, तो आप ऑब्जेक्टिव रहेंगी बेटा। नाउ यहाँ पर भी एक केस आ सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये असाइनमेंट पे आपके ऊपर बहुत दबाव डाल के, प्रेशर डाल के गलत रिपोर्टिंग करवाने के चांसेस है। आपको प्रेशर दिख रहा है, मतलब आपको ऑब्जेक्टिविटी इश्यूज दिख रहे हैं। प्लीज डोंट एक्सेप्ट, ठीक है?
फिर मैं अगर बात करूँ बेटा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस मतलब नॉलेज एंड स्किल। सबसे पहले उन्होंने बोला है आपने आपने इंश्योर करना चाहिए कि आपके पास में प्रॉपर नॉलेज एंड स्किल्स है, कॉम्पिटेंस है, ताकि आप असाइनमेंट को बहुत अच्छे से कर सके एज़ पर लीगल रिक्वायरमेंट्स, एज़ पर रेगुलेटरी रिक्वायर सबसे बड़ा लॉ, लीगल रिक्वायरमेंट, उससे जुड़ा रेगुलेशन, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और उसके बाद में प्रोफेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और अच्छे से आप रिपोर्ट बना पाओ। यही तो क्वालिटी के 2 पैरामीटर्स होते हैं। यही तो क्वालिटी के 2 पैरामीटर्स, इतना कॉम्पिटेंस हो, इतना नॉलेज और स्किल हो, काम को बढ़िया कर सके और रिपोर्ट अच्छे से बना सके। इतना ही नहीं, आपकी टीम इंश्योर करिए कि आपकी टीम इज़ वेल ट्रेन्ड, उनके पास में बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है और कंटीन्यूअस सुपरविज़न है टू एन्श्योर कि दे आल्सो हैव गुड नॉलेज एंड स्किल्स। बहुत बढ़िया, आप और आपकी टीम बढ़िया है, 2 पॉइंट हो गए। फिर बहुत अच्छे से केयरफुली काम करिए, थरोली पूरा काम अच्छे से करें, टाइमली बेसिस पे करें। एक तो कॉम्पिटेंस होना भी चाहिए और फिर उसको डिलिजेंटली काम करके इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। फिर इसमें अगर आप कभी भी वेरी इंपॉर्टेंट ये केस स्टडी में आ सकता है, अगर आप कभी भी कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट नहीं कर पा रहे हो, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप अगर टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अगर आप नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल ये लोगों को बताइए। प्लीज़ डिस्क्लोज़ इट टू अदर्स। आपकी लिमिटेशन, शॉर्टकमिंग, प्रॉब्लम्स बताइए। कोशिश पूरी करिए, जहाँ प्रॉब्लम हो बताइए। फिर यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। ड्यूरिंग द प्रोफेशनल वर्क जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आती है, प्लीज़ डोंट डिस्क्लोज़ इट टू अदर्स। उसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है, कौन से लोग? आपके सबसे क्लोज़, प्लीज़ क्लोज़ फैमिली मेंबर्स को भी मत फैमिली मेंबर्स को मत बताइए। आपके प्रोफेशनल बिज़नेस एसोसिएट हो, उनको भी मत बताइए। आपके फर्म में दूसरे लोग हैं, दूसरी टीम होगी, उनको भी मत बताइए। आपके होने वाले क्लाइंट्स या आपके एम्प्लॉयर को भी मत बताइए। देखो एक सीक्वेंस में रखा है, सबसे क्लोज़ फैमिली, उसके बाद में एसोसिएट्स, उसके बाद में अदर्स इन द फर्म, उसके बाद में आने वाले लोग, किसी के साथ में शेयर मत करिए। ये जानकारी ना खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ करना है, ना थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए इसको अवेलेबल करना चाहिए। आपको भी सेम लगता है, आपकी टीम को भी सेम लगता है, ठीक है? एक्सेप्शंस, 2 मोटा-मोटी एक्सेप्शन है। अगर लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस बोलेंगे तो हम कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ देंगे, पहली बात। और अगर क्लाइंट परमिट कर देगा या फिर हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयर परमिट कर देगा तो फिर हम इसको तोड़ देंगे। अब इसको डिटेल में जाएँगे लॉ, रूल्स, रेगुलेशन में। इफ रिक्वायर्ड बाय एनी एक्ट और रूल, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ सकते हैं। उससे छोटा इफ रिक्वायर्ड बाय रेगुलेशन, आप इसको बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इफ रिक्वायर्ड बाय एनी प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, वो बोलता है कि भई रिपोर्ट में ये बातें लिखो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? फिर उससे छोटा आपका पीयर रिव्यू हो रहा है, सीए इंस्टीट्यूट का पीयर रिव्यू बोर्ड है, जो देखता है कि लोग क्वालिटी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट का एक बोर्ड है क्यूआरबी, वो देखता है क्वालिटी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एनएफआरए, इनके रिव्यूज हो रहे हैं, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, एनएफआरए। छोटा पीयर रिव्यू, उससे बड़ा क्वालिटी रिव्यू, उससे बड़ा एनएफआरए। ये आपको बातें पूछते हैं, आपको बतानी पड़ती है रिव्यू के दौरान। एब्सोल्युटली फाइन, इसको ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मानेंगे, ये एक्सेप्शन में आएगा। आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप प्रोटेक्ट करने के लिए अ, आपके प्रोफेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी डेफिनिटली आप जानकारी दे सकते हैं। ब्री ठीक है? ये सब आपके इसको दिस कैन कम इन एमसीक्यूज़। इसके हिसाब से आप ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कर सकते हैं या फिर परमिटेड बाय क्लाइंट। क्लाइंट खुद बोलता है, यार जा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता, आरओसी को बता एंड सो ऑन। मिस्टर एचआर को पूछ कर डिस्क्लोज़ करिए। बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। मेथड, ओरल कम्युनिकेशन होना चाहिए, रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रांसमिशन कैसे होना चाहिए, फेस टू फेस होना चाहिए, फ़ोन पे होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, डिटेल में होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, मेथड के बारे में सोचिए। आप रेसिपिएंट किसको देंगे? कौन से व्यक्ति को देंगे? व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, ही शुड बी पर्सन ऑफ अथॉरिटी, एक बहुत बड़े लेवल पे और डेफिनिटली उसको बताना ज़िम्मेदारी थी और पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, ये इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन नहीं करेगा। ऑलवेज़ लुक फॉर पर्सन ऑफ अथॉरिटी एंड पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, उनको इन्फॉर्मेशन दें। फिर एच स्टैंड फॉर हार्म, कितना बड़ा नुक्स क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा? कंपनी पे, शेयर होल्डर्स पे, दूसरों पे, सब पे क्या इम्पैक्ट होगा? वो केयरफुली आप पहले समझ लीजिए डिस्क्लोज़ करने से पहले। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सभी बर्बाद हो जाए। लेकिन कभी-कभी सच बोलना ज़रूरी होता है, इवन इफ इट इज़ गोइंग टू हैव एडवर्स इम्पैक्ट। और फिर रिलायबिलिटी, क्या आप जानकारी को लेकर भरोसेमंद होना, नहीं तो आप बता दोगे और जानकारी गलत निकली। मिस्टर एचआर वाले पॉइंट्स को ध्यान में रख के कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करिए। प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब क्या? रिस्पेक्ट लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन, उनका पूरा सम्मान करिए। उसके हिसाब से काम करिए और ऐसा कुछ भी मत करिए व्हिच ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द आईसी, द प्रोफेशन या आईसीआई।
प्रमोशन करते वक्त प्लीज जब लोग आपके पास आएंगे, डोंट गिव एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, एग्जैगरेटेड क्लेम्स प्लीज मत करिए, झूठी बातें मत करिए, काम के लिए झूठी बातें मत करिए, ठीक है। दूसरों पे, सबसे बुरी बात झूठी बातें करना, दूसरों पे डिस्पैरेजिंग कमेंट, बैड कमेंट्स, गलत बात करना, फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस तोड़ना। और इन सब में आपको कभी डाउट हो ना बेटा, तीन बातें प्लीज मत करो। कभी आपको डाउट है तो ईएसबी, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड से बात करिए ना बेटा, टॉक विद एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट कभी भी, किसी भी वक्त, कभी भी किसी भी वक्त अगर आपको ऐसा लगे, ऐसा हो सकता है, इज अ कॉन्फ्लिक्ट, जब आप इंप्लीमेंट करने गए ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को, आपस में कॉन्ट्रडिक्शन आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, विद इन प्रिंसिपल भी आ सकता है, ठीक है। एक ही प्रिंसिपल है विद इन प्रिंसिपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रिटी बोलता है कि आप सच बताओ, सारे डिस्क्लोजर करो, सच्चाई लोगों के सामने रखो। कॉन्फिडेंशियलिटी बोलता है कि भाई एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखो। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते वक्त दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। जैसे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू कह रहे हैं, उसमें लिखा है कि आपको थरोली काम करना है, डेप्थ में काम करना है, लेकिन साथ में टाइमली भी काम करना है। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते वक्त विद इन प्रिंसिपल भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, दो प्रिंसिपल्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। क्या करें, सिंपल है, कंसल्ट। सबसे बड़ा आईसी है, उससे छोटा टीसीडब्ल्यूजी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, क्लाइंट का टीसीडब्ल्यूजी, अपने ऑर्गेनाइजेशन जहां पे जॉब करे उसका टीसीडब्ल्यूजी, सीए फर्म के लोग क्या बोल रहे हैं, लीगल काउंसिल, सबसे बड़ा आईसीआई, फिर टीसीडब्ल्यूजी, फिर फर्म, लीगल काउंसिल वाले लोग क्या बोल रहे हैं। प्रोफेशनल जजमेंट लगाइए, हिस्टोरिकल डेटा, अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस, सब कुछ यूज करके जजमेंट बनाइए। और अगर आपको लगता है नहीं यार मैं इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, तो डिसएसोशिएट कर लीजिए। तो आप पहले बताइए कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, फिर आप बताइए उसका सोल्यूशन क्या है, क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, क्या कॉन्फ्लिक्ट था, उसके ऊपर क्या डिस्कशंस हुई, क्या चर्चाएं हुई, क्या डिसीजन हमने लिया, उसके पीछे लॉजिक क्या था, ये आप डॉक्यूमेंट करिए। थ्रेट्स क्या होता है, ऐसे सर्कमस्टेंस सिचुएशन जो सीए फर्म के ऊपर प्रेशर डालते हैं टू कॉम्प्रोमाइज विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल, उसको थ्रेट बोलते हैं। थ्रेट बहुत बार आ सकता है, ठीक है। थ्रेट है, आइडेंटिफाई द थ्रेट, इवैल्यूएट द थ्रेट, इसकी वजह से गलती होने के चांसेस कितने और कितने अमाउंट की गलती हो सकती है। एड्रेस द थ्रेट, या तो उसको खत्म करने की कोशिश करो, एलिमिनेट, या फिर सेफगार्ड्स लगाकर, सेफगार्ड्स मतलब कुछ ऐसी चीजें लगाकर कि थ्रेट के लेवल को एक्सेप्टेबल लेवल पर लेकर आए, एक्सेप्टेबल लेवल पे नीचे करके आए। आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट, एड्रेस द थ्रेट। कितने तरह के थ्रेट हो सकते हैं, 5 तरह के थ्रेट। साफी पीजिए अगर थ्रेट है तो, ठीक है। एस स्टैंड फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। जब भी ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पे सीए का सीए का पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट या अदर इंटरेस्ट मतलब बेनिफिट्स अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लाइंट के ऊपर जुड़ा हुआ है, तो अपने बेनिफिट को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में फंडामेंटल प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। खुद के पैसा लगाए इन शेयर्स में, डिबेंचर्स में, लोन देकर रखा है, उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। रिव्यू, आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अगर 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 मैं बोलूंगा, अगर आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेड ऐसे सर्कमस्टेंस सिचुएशन में जहां पे आप आपके खुद के पास जजमेंट्स या आपका खुद का पास प्रोफेशनल वर्क ही आप खुद इवैल्यूएट कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, या इसमें क्या होगा कि आप उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं करोगे, एडवर्स रिपोर्ट नहीं दोगे, खुद को प्रोटेक्ट करोगे। तो खुद का काम अगर आप वापस चेक करो तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड हो जाएगा, एडवोकेसी थ्रेड। आप ऐसा असाइनमेंट कर रहे हो जिसमें आप क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप उनके लीगल काउंसिल बन रहे हो, उनके लिए लिटिगेशन लड़ रहे हो, आप उनके एडवोकेट बन रहे हो, या फिर उनको प्रमोट कर रहे हो, आप उनका मदद कर रहे हो आईपीओ एफपीओ लाने में, सेल ऑफ बिजनेस के अंदर, ठीक है। आप उनको प्रमोट कर रहे हो डायरेक्टली डायरेक्टली। इस चक्कर में बहुत बार सच्चाई को छोड़कर हो सकता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन दे दे जो झूठी है और मिसलीडिंग हो, तो बी केयरफुल, ठीक है। प्रोटेक्ट प्रमोट करते करते झूठ बोलना शुरू मत कर दीजिए। और इसकी वजह से आप ये काम करते करते ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप इतना प्रोटेक्ट और प्रमोट कर रहे हो कि अगर आप ऑडिट भी कर रहे हो, ऑडिट रिव्यू, तो हो सकता है यू कॉम्प्रोमाइज विद दी ऑडिट एंड रिव्यू रिपोर्ट्स। फैमिलिटी थ्रेट, जब बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग और एसोसिएशन होता है सीए का कंपनी के साथ में, क्लाइंट के साथ में, क्योंकि लंबे समय से काम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग, या फिर लंबे समय से काम कर रहे हैं, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, और इसकी वजह से सिंपैथी आ चुकी है, इसकी वजह से देयर इज अ सिंपैथी, सिंपैथी इन माइंड ऑफ द सीए, उसके वजह से हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करे, दैट इज फैमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। ऐसा हो सकता है कि सीए चार्ट अकाउंटेंट इज पुट अंडर प्रेशर, इज डिस्करेज्ड फ्रॉम डूइंग हिज वर्क, तेरे ऊपर केस लगा देंगे, तेरे को काम से निकाल देंगे, तेरा काम कम कर देंगे, तेरी फीस कम कर देंगे, तेरी फैसिलिटीज कम कर देंगे,
ऐसे इंटिमिडेट किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है, दैट इज इंटिमिडेशन थ्रेट। आइए, अब अलग अलग तरह के थ्रेट्स तो हमको पता चल गए भाई, पता होने चाहिए अलग अलग थ्रेट्स। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे होते हैं ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसको आइडेंटिफाई करो। तो इन्होंने हमको एग्जाम्पल्स दिए कि अगर आप प्रैक्टिस का काम कर रहे हो तो पांचों थ्रेड के एग्जाम्पल्स, अगर आप सर्विस कर रहे हो एज अ सीए तो पांचों थ्रेड का एग्जाम्पल्स। आइए बेटा, सबसे पहले आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। तो सिर्फ मेमोराइजेशन के लिए ग्रुपिंग बना के रखिए। तो एक चार्ट अकाउंटेंट असाइनमेंट एक्सेप्ट करने के पहले देखता है जो 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 कंपनीज के साथ में, जहां पर भी क्लाइंट के साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशन है, वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। जहां जहां पे उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, शेयर्स में, डिबेंचर्स में पैसा लगाया है, लोन दिया है, लिया है, ठीक है, वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। फिर अपने प्रोफेशन में बहुत असाइनमेंट्स के लिए बहुत बेटा ऐसे ग्रुपिंग हमने की है कि बिफोर असाइनमेंट कुछ बातें देखी, उसने 2 पॉइंट कवर हो गए। असाइनमेंट के लिए तो सीए इन प्रैक्टिस ने बहुत ही ज्यादा बहुत अग्रेसिव होकर लो फीस पे असाइनमेंट को उठाना शुरू कर दिया ताकि उसको प्रोफेशनल ग्रोथ मिले, पेनिट्रेशन मिले, प्रोफेशनल रिस्पेक्ट मिले। लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क से इतने लो फीस में वो क्वालिटी डिलीवर नहीं कर सकता, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोफेशनल इंटरेस्ट के लिए उसने गलत काम कर रहा है, अगेन कर सकता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। असाइनमेंट के पहले देखा ऐसी चीजें है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। असाइनमेंट के लो फीस चार्ज कर करके अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। असाइनमेंट के दौरान उसको बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा दिखा, लिस्टेड कंपनी के प्रॉफिट्स का डेटा, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डेटा, कुछ अग्रीमेंट्स, आईपीएल से कोई डेटा मिला जिसको जिसको यूज करके सेल करके बहुत पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है, बहुत पैसा मिल सकता है। यहां पर भी गलत काम हो सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। हमारे फर्म ने पास्ट में कुछ ऑडिट किए थे और सीनियर के हाथ से कुछ गलतियां हुई थी। आज वो गलतियां पता चली है, लेकिन बताएंगे तो फर्म का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तो प्रोफेशनल इंटरेस्ट के लिए, फर्म के रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है ये ना बताए चीजें, बराबर ना रिपोर्ट करे, कॉम्प्रोमाइज करे, अगेन सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो असाइनमेंट लेने के पहले ऐसे 2 पॉइंट हो गए, बिजनेस और फाइनेंस का। असाइनमेंट के लिए फीस वाला पॉइंट हो गया, ड्यूरिंग द असाइनमेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और पास्ट एरर मिले, वो पॉइंट हो गया। बस एक फ्लो बनाए बेटा, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रुपिंग सिर्फ मेमोराइजेशन के लिए, ठीक है। फिर बस 2 ही थ्रेड ज्यादा है बेटा, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में है। एक आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड और इंटिमिडेशन थ्रेड, बाकी शॉर्ट शॉर्ट में। सेल्फ रिव्यू थ्रेड, भाई सिस्टम आपने बनाया था, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपने बनाया, फाइनेंशियल सिस्टम आपने बनाया, अकाउंटिंग सिस्टम आपने बनाया, और आप आज खुद ऑडिट करने के लिए आ गए, खुद का काम खुद चेक कर रहे हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेड। भाई ओरिजिनल डेटा, बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल डेटा, बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बनाई है, ट्रायल बैलेंस आपने बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने कंपाइल किया, फिक्स एसेट रजिस्टर आपने बनाया और आप खुद ऑडिट करने आ गए, सेल्फ रिव्यू थ्रेड। एडवोकेसी थ्रेड, 3 बातें हो सकती है। सीए को अपॉइंट किया प्रमोशंस के लिए कि भाई तू हमारा आईपीओ एफपीओ आ रहा है, कंपनी का प्रमोशन कर, कंपनी का नाम कर, प्रोस्पेक्टस बना, अच्छा वैल्यूएशन ला, सब कुछ कर। इस चक्कर में वो सच्चाई से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, एडवोकेसी थ्रेड। अपॉइंट किया प्रोटेक्ट करने के लिए, तू एडवोकेट बन जा, तू डिफेंड कर हमको अथॉरिटीज के सामने, कोर्ट के सामने आर्गुमेंट्स कर, ठीक है। आर्गुमेंट करते वक्त, टेस्टिमनी देते वक्त हो सकता है कॉम्प्रोमाइज कर दे, एडवोकेसी थ्रेड। तेरे को अपॉइंट किया लॉबिंग करने के लिए, तेरे को बोला कि भाई तू लॉ गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस और लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, सेमिनार्स कर, अटेंड कर, इंटरेक्ट कर, अपनी इंफॉर्मेशन दे, ताकि जो क्लाइंट के लिए फेवरेबल लॉ है वो है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान हो सकता है तू झूठ बोले, ब्राइब दे दे, एडवोकेसी थ्रेट। ये काम करते करते गलत काम हो सकते हैं, एडवोकेसी थ्रेट। फैमिली थ्रेट, सिचुएशन ऐसी हो गई कि सिंपैथी तेरे मन में, उस चक्कर में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। क्लोज इमीडिएट फैमिली मेंबर डायरेक्टर बनकर बैठा है, कंपनी में ऑफिसर बनकर बैठा है, ऐसा एम्प्लॉय बनकर बैठा है जिसका काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, सब्जेक्ट मैटर है। यार तेरे लोग इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हैं,
उनको बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। यार तेरा एंगेजमेंट पार्टनर जिसके साथ तूने काम किया दिन रात, जिसने तेरे को सब कुछ सिखाया, आज वो खुद सीए फर्म छोड़ के डीओई बन चुका है, डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय बन चुका है वहां पे, उसके अगेंस्ट कैसे जाएगा? तेरे तेरे मन में रिस्पेक्ट है उसके प्रति, सिंपति है उसके प्रति। फैमिली थ्रेट, 20-25 साल से क्लाइंट का काम कर रहा है, कैसे उसके अगेंस्ट रिपोर्ट दे दे? फैमिली थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट, एकदम सबसे सीवियर, पहले धमकी दे रहा है कि पब्लिक में तेरे को एकदम बेनकाब कर देंगे, डिस्क्लोजर कर देंगे, तूने हमसे कब कब कितने कितने सिग्निफिकेंट गिफ्ट लिए। अरे बाप रे बाप, डरा रहे, उस चक्कर में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है बंदा। तेरे को निकाल देंगे, तेरे को ये असाइनमेंट से निकाल देंगे, तेरे को पूरा क्लाइंट के हर हिस्से निकाल देंगे, तेरे को इंक्रीज इन वर्क, इंक्रीज इन फीस नहीं देंगे, या फिर बड़े बड़े एक्सपर्ट लाकर, उनकी रिपोर्ट्स लाकर, उनकी बातों से तेरे को प्रेशराइज करेंगे कि तू गलत है और हम सही है। ठीक है, पब्लिक डिस्क्लोजर सबसे खतरनाक, उससे कम थ्रेट ऑफ रिमूवल, उससे कम तेरे को इंक्रीज नहीं देना, उससे कम एक्सपर्ट ला ला के प्रेशराइज करके दबाव डालना कि गलत है, ऐसे प्रूव करना, ये सब इंटिमिडेशन थ्रेट्स है। हमारा बंदा एंगेजमेंट पार्टनर डीओई बन जाता है, डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय, उसके अगेंस्ट कैसे जाओ? फैमिली थ्रेट। उल्टा सोचो, अब कंपनी का डायरेक्टर साल भर अकाउंटिंग करवाता है, साल खत्म होने के बाद में कंपनी छोड़ देता है और ऑडिट टीम का मेंबर बन जाता है। वाह बेटा, साल भर अकाउंटिंग की तूने डायरेक्टर बनकर, अब तू उसी चीज का ऑडिट करेगा। ठीक है, ऑडिटर बनकर खुद का काम खुद चेक करेगा। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ये पांचों के एग्जाम्पल है बेटा। आइए, कोई बंदा जॉब कर रहा है, कोई बंदा जॉब कर रहा है, उसके कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स में पैसा लगा है, लोन लिया दिया है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। उसको प्रमोशन मिले, उसको बोनस मिले, कमीशन मिले, रेमुनरेशन के लिए गलत काम कर सकता है। रेमुनरेशन, ठीक है, रेमुनरेशन में इंटरेस्ट है, वो भी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। उससे छोटा गिफ्ट, उसको तेरे को गिफ्ट, देखो गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, फॉरेन ट्रिप मिलेगी, गिफ्ट। एसेट इंटरेस्ट, देखो कंपनी की गेस्ट हाउस यूज करने देंगे, कंपनी की प्रॉपर्टी यूज करने देंगे, कंपनी का स्टाफ यूज करने देंगे, कंपनी की गाड़ियां यूज करने देंगे, उस चक्कर में गलत काम कर सकता है। तो सेल्फ इंटरेस्ट इंपॉर्टेंस के हिसाब से, खुद के फाइनेंस बचाने के लिए, खुद का फिर उससे छोटा रेमुनेशन बचाने के लिए, गिफ्ट के लिए, एसेट यूज करने के लिए। फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेड, भाई जिस एम्प्लॉय को बोला था 2 साल पहले कि तू फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना, कंसल्टेंसी दे, धंधा करना क्या, प्लांट लगाना क्या, एक्सपोर्ट करना क्या, एमैल्गमेशन करना क्या, उसको ही बोला है तू ही इवैल्यूएट कर कि हमारा डिसीजन बराबर था ना, आज वो डिसीजन सक्सेसफुल है ना, बिजनेस बराबर था ना, उसकी अकाउंटिंग बराबर हुई है ना, बता। अरे खुद का काम खुद चेक करे, सेल्फ रिव्यू थ्रेड। एडवोकेसी, एम्प्लॉय को बोला है कि एक काम कर, तू प्रमोशन में हेल्प कर, प्रोस्पेक्टस बना, प्रमोशन में हेल्प कर, प्रोस्पेक्टस बना, इस चक्कर में गड़बड़ हो सकती है। भाई प्रोस्पेक्टस बनाने में गड़बड़ हो सकती है, मतलब झूठी बातें लिख सकता है वो करते करते। एडवोकेसी थ्रेट, फैमिली थ्रेट। फिर नेक्स्ट, यार मेरे क्लोज फैमिली मेंबर्स कंपनी में काम करते, वो मेरे ऊपर दबाव डाल रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेट करने के लिए। फैमिली थ्रेट। 25 साल से काम कर रहा हूं, कैसे कंपनी को बर्बाद होने दूं, कैसे कंपनी को डूबने दूं, इस चक्कर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। फैमिली थ्रेट, भाई मुझे निकाल देंगे, मेरे को, मेरे फैमिली मेंबर को, किसी को निकाल देंगे, दबाव में आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेट कर रहा हूं, गलत काम कर रहा हूं, मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं। ठीक है, तेरे ऊपर केस डाल देंगे, तेरे को हाइक नहीं देंगे, उस चक्कर में दबाव डाल के मेरे से गलत काम करवा रहे। इंटिमिडेशन थ्रेट। तो सीए इन प्रैक्टिस वाले भी गलत काम कर सकते हैं, जॉब वाले भी गलत काम कर सकते हैं। हर थ्रेड एक जैसी नहीं होती, बहुत सारी थ्रेड्स होती है, हर थ्रेड एक जैसी नहीं है, सबका सेम लेवल ऑफ प्रेशर नहीं होता। ठीक है, आपको स्टडी करना पड़ता है, आपको मेजर करना पड़ता है थ्रेड का लेवल क्या है। अगर ऐसा लगता है कि भाई थ्रेड तो है लेकिन इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल से, तो थ्रेड को एक्सेप्टेबल लेवल का बोलते हैं। अब कैसे मेजर करना है, ये एक इंटेंजिबल चीज है थ्रेड, इसको मेजर कैसे किया जाए, बहुत सिंपल है। जैसे आप आपके दोस्त से एडवाइजरी सर्विसेज लेते हैं, वैसे दोस्तों से, फैमिली मेंबर से, किसी एक्सपर्ट से, वैसे यहां पर भी करना है। आपको आरआईटीपी टेस्ट लगाना है, रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी। ये टेस्ट में दो चीजें हो सकती है, या तो आपको सोचना है, थिंक करना है, रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट लगाना है, या तो आपको सोचना है, इमेजिन, थिंक करना है, इमेजिन करना है कि अगर आप ये पूरी इंफॉर्मेशन, सिचुएशन, सरकम की पूरी इंफॉर्मेशन
किसी नॉलेजेबल व्यक्ति के पास लेकर जाएंगे तो वो क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, या फिर आप खुद चले जाओ, जाकर मिलो थर्ड पार्टी को और उनसे ओपिनियन पूछो। बेसिकली क्या करो, जो भी सिचुएशन है थ्रेट की पूरी इंफॉर्मेशन, अगर जो भी इंफॉर्मेशन है, कौन सी कंपनी है, क्या बिजनेस रिलेशन है, क्या फाइनेंशियल रिलेशन है, क्या इंटिमिडेशन है, जो भी सिचुएशन है पूरा सब लेकर जाओ, सब लेकर जाओ और उनके सामने रखो उनको। ठीक है, ये थर्ड पार्टी रीजनेबल होनी चाहिए, मतलब नॉलेजेबल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, एक्सपर्ट होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए, उसको सब कुछ बताओ। अगर थर्ड पार्टी बोले ठीक है यार ये थ्रेट्स है, लेकिन इससे मुझे नहीं लगता फंडामेंटल प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज होगा, अगर थर्ड पार्टी ये बोल दे, अगर थर्ड पार्टी आपको लगता है ऐसा बोलेगा या फिर बोल दे, तो आप बोलेंगे इट इज एक्सेप्टेबल। सामने वाला बंदा सीए जरूरी नहीं है, सीएस हो सकता है, एलएलबी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो लेट्स फ्रीज गाइस, थ्रेड एक्सेप्टेबल लेवल है क्या नहीं, उसके लिए आरआईटीपी टेस्ट लगाना है, इमेजिनेशन से भी हो सकता है, जाकर भी मिल सकते हैं, सारी जानकारी बतानी पड़ेगी, बंदा कैसा है बताओ, और उसके ओपिनियन पे डिपेंड करता है एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा। सीए हो जरूरी नहीं है। अब हमने थ्रेड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, थ्रेड्स को इवैल्यूएट कर लिया, कैसे एड्रेस करोगे? सबसे बेस्ट एलिमिनेट, शेयर्स बिकवा दो, बंदों को टीम से निकाल दो, एलिमिनेट द थ्रेट। या फिर कुछ ऐसा करो, सेफगार्ड मतलब कुछ ऐसा करना कि गलती होने के चांसेस कम हो जाए, थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल पे लेकर आ जाओ। अगर आप दोनों में से कुछ नहीं कर पा रहे हो ऐसा, तो डोंट डिक्लाइन द असाइनमेंट, डोंट एक्सेप्ट इट, डिक्लाइन कर दो, या फिर एक्सेप्ट करने के बाद में आप विड्रॉ कर लो। ठीक है, नाउ सेफगार्ड कैसे कैसे आप खुद को, हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। सेफगार्ड कैसे कैसे, ट्रैप, ट्रैप थ्रेट्स, ट्रैप। ठीक है, सेफगार्ड्स के लिए शॉर्टकट है। ठीक है, आप सेफगार्ड्स मतलब थ्रेट्स को ट्रैप करना, टी स्टैंड फॉर टीम्स। आपको पता है ये असाइनमेंट में कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो पूरे ऑडिट के लिए सेपरेट टीम रखो, और वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के एग्जामिनेशन के लिए सेपरेट टीम रखो, ताकि वो जानकारी कुछ ही लोगों के पास में ना, ज्यादा लोगों तक स्प्रेड ना हो। रिसोर्सिंग, आपको पता है इस एरिया में गलती होने के चांसेस है, यहाँ पे थ्रेट है, ज्यादा लोगों को लगाओ, एडिशनल लोगों को लगाओ, ज्यादा क्वालिफाइड लोगों को लगाओ, ज्यादा टाइम दो। रिव्यू, आपको लगता है इस एरिया में ये लोग गलत काम कर सकते हैं, काम करते वक्त अप्रोप्रिएट कंसल्टेंट, कंसल्टेंट मतलब एडवाइजर्स, वो एरिया के जो स्पेशलिस्ट एडवाइजर उनको अपॉइंट करो ताकि गलती ना हो। काम खत्म होने के बाद में अच्छे रिव्यूअर्स रखो जो काम रिव्यू करे, गलती ना हो। भाई कंसल्टेशन और रिव्यू लगाइए। देन ए फॉर अनदर फर्म, सेंसिटिव एरियाज को या तो अनदर फर्म को अपॉइंट करो, सेंसिटिव एरिया तुम ही चेक कर लो भाई, हमारी टीम चेक नहीं करेगी कि यहाँ पे थ्रेट्स है, हम लोग कुछ इन्वॉल्व है, हमारे टीम मेंबर्स, आप ही चेक कर लो। या फिर कुछ एरिया आप रीपरफॉर्म कर लो, हमारी टीम ने किया, आप भी एक बार परफॉर्म करके देख लो। सेपरेट पार्टनर्स, अश्योरेंस असाइनमेंट के लिए अलग पार्टनर होने चाहिए, नॉन अश्योरेंस असाइनमेंट जैसे टैक्स कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, इसके लिए अलग होना चाहिए, तो भाई गड़बड़ नहीं होगी। थ्रेट्स खत्म होता है बेटा, नो क्लैर। ठीक है, पुराने जमाने में क्या था, चार्ड अकाउंटेंट्स ना रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे, नॉन कंप्लायंस सामने आ रहा लेकिन रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, दे नॉट रिस्पॉन्डिंग ओनली। तो नोक्लर कॉन्सेप्ट है, नोक्लर एक कोड ऑफ एथिक्स में कुछ सेक्शन है जिसको नोक्लर बोला गया है। ये बताता है कि अगर अगर चार्ट अकाउंटेंट के सामने नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन होता है तो उसने क्या करना चाहिए। तो इसका पर्पस यह है, जब चार्ट अकाउंट के सामने कोई नॉन कंप्लायंस हो, उसने उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, एज पर स्टेप्स गिवन रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इसको नोक्लर। तो आप सिंपल, आप पहले बता दो नोक्लर, नोक्लर क्या है, क्यों है, ठीक है, और नॉन कंप्लायंस में कैसे रिस्पॉन्ड करना उसके बारे में, पहले नोक्लर के बारे में बता दो, फिर आप बताओ। सो आई विल से दैट मोटा मोटी फर्स्ट एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ नोक्लर, देन सारे नॉन कंप्लायंस, यहां पे सारे नॉन कंप्लायंस कवर्ड नहीं, 8 लोग, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका क्लाइंट अगर कुछ नॉन कंप्लायंस करता है वो कवर्ड है, या क्लाइंट का टीसीडब्ल्यूजी, या क्लाइंट का मैनेजमेंट, या क्लाइंट का एम्प्लॉय, क्लाइंट और उनके 3 लोग अगर कुछ गलत काम करते हैं तो नोक्लर के अंदर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जो एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर उसके 3 लोग, टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय गलत काम है तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर सप्लायर कोई गलत काम करे, वी डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड एज पर नोक्लर। कस्टमर कोई गलत काम करे, वी डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड। हैकर्स कुछ गलत काम करे, वी डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड। और अगर पर्सनल लाइफ में ये नॉन कंप्लायंस करते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, वी डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड। यू फर्स्ट एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ नोक्लर, व्हाई इट इज नोक्लर, व्हाट इज नोक्लर। 8 लोग कवर्ड है बस,
कौन से लॉज कवर होते हैं यहाँ पे भाई? बिजनेस लॉज में क्या क्या आ सकते हैं तो उन्होंने बताया, शॉर्टकट है, लेबी से लॉ सेज एसबीआई अंडर एफएम डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी मार्केट के लॉज हो सकते हैं, बैंकिंग लॉज हो सकते हैं, फ्रॉड करप्शन ब्राइबरी के लॉ हो सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हो सकते हैं, डेटा प्रोटेक्शन लॉ हो सकते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो सकता है, पब्लिक हेल्थ हो सकता है, टैक्स एंड पेंशन लॉज हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भाई, नोक्लर लग गया इसका मतलब मुझे लॉ का कोई बहुत एक्स्ट्रा स्पेशल नॉलेज लेना पड़ेगा ऐसा नहीं। ऑडिट करने के लिए जितना नॉलेज जरूरी होता है उतना काफी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई ऐसा नहीं। आज भी प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट टीसीपी जी। इन्वेस्टिगेशन भी हमारी जिम्मेदारी है, आज भी वो उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, हमको सारे नॉन कंप्लायंस लोगों को बताने पड़ेंगे ऐसा भी नहीं है। पढ़ना पड़ता है, इज इट रिक्वायर्ड बाय लॉ, देखना पड़ता है कितना बड़ा नॉन कंप्लायंस है, उसके बाद सोचना पड़ता है। तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई, एकदम अमूलचूल फर्क पड़ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बड़ी है। उसमें भी छोटा मोटे नॉन कंप्लायंस इग्नोर करते, इनकॉन्सिक्वेंशियल पर्सनल को इग्नोर करते, और जो कोई और लोग करे वो भी इग्नोर करते। भाई नोक्लार के बारे में बताओ, और जो कंफ्यूजन मत करो कुछ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोक्लार वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आपको कोड ऑफ एथिक्स का सेक्शन 260 लगता है। उसमें बोला है अगर आप लिस्टेड कंपनी का जॉब कर रहे हो, उसमें भी अगर आप एक सीनियर चार्ट अकाउंटेंट हो, मतलब की मैनेजमेंट पर्सन वाले हो, मतलब आप डायरेक्टर ऑफिसर या फिर वो एम्प्लॉय जो रिसोर्सेज के डिसीजन लेता है, इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, तो आपको नोक्लार एप्लीकेबल है। देन नोक्लार गेट्स एप्लीकेबल टू यू। मतलब छोटा अनलिस्टेड में जॉब नहीं, जूनियर सीए नहीं, एक तो लिस्टेड में भी सीनियर, बस कुछ ही लोगों को नोक्लार लगता है। वैसे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, वो भी जिसका नेटवर्थ इज 250 करोड़ और मोर, सिर्फ उसको नोक्लार लगता है। बाकी लोग का ऑडिट कर रहे हैं, नोक्लार नहीं लगता। बिलो 250 करोड़ नेटवर्थ है, नोक्लार नहीं लगता। तो अगर आप बड़े लोगों के जॉब करोगे लिस्टेड कंपनी में सीनियर बन के, तो नोक्लार लगता है। और अगर बड़े लोगों का ऑडिट करोगे नेटवर्थ 250 करोड़ एंड मोर, तो आपको नोक्लार लगेगा। नोक्लार 250 से अलग कैसे? देखिए, ऐसे 250 एक सिंपल सा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, जो बताता है कि ऑडिट करने के दौरान हाउ टू डील विथ लीगल कंप्लायंसेस, कौन से लॉस पे फोकस करना चाहिए, वहां पे क्या चेक करना चाहिए, नॉन कंप्लायंस में तो क्या करना चाहिए, ये बताता है। मोटा मोटी ऑडिटर की जिम्मेदारी, ऑडिट करते वक्त लॉ कंप्लायंस कौन सा चेक करना, कौन सा नहीं करना, नॉन कंप्लायंस मिला तो क्या करना, वो बताता है। दोनों अलग कैसे? 4 पॉइंट से। पहले एप्लीकेबिलिटी। भाई नोक्लार सीए इन सर्विस को भी लगता है और प्रैक्टिस को भी लगता है। ये ऐसे 250 तो सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस को लगता है, और उसमें भी जो बंदा ऑडिट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको। तो एप्लीकेबिलिटी नोक्लार की बहुत ब्रॉडर है, इसकी नैरो है, इसकी बहुत ब्रॉडर। फिर लॉस कवर्ड, यहाँ पे तो सभी तरह के बिजनेस और प्रोफेशनल लॉज है। यहाँ पे वही लॉज जिसका, ठीक है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी लॉ पे ध्यान देते हैं। लॉस के हिसाब से भी ब्रॉडर है। इंपैक्ट कवरेज, भाई सभी स्टेक होल्डर पे क्या इंपैक्ट होता है वो सोचना पड़ता है, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज। यहाँ पे तो बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट है। रिपोर्टिंग अप्रोच, नोक्लार बोलता है कि भाई अगर आपको नॉन कंप्लायंस पता चले, कोई बहुत बड़ा इमिनेंट नॉन कंप्लायंस अगर आपको पता चले, तो आपने खुद होकर रिपोर्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। एनकरेज कर रहा है, ऐसे 250 में बोलता है लॉ जब तक तुमको बोलेगा नहीं तब तक रिपोर्ट नहीं करना है, डिस्करेज कर रहा है। मैं फिर बोलो एनकरेज नहीं कर रहा है। एप्लीकेबिलिटी में ब्रॉडर, लॉज में ब्रॉडर, इंपैक्ट एनालिसिस में ब्रॉडर, रिपोर्टिंग में ब्रॉडर। नोक्लार इज मच ब्रॉडर देन ऐसे 250। नोक्लार आपके सर्विस वालों के लिए अलग दिया है, प्रैक्टिस वालों के अलग दिया है। सर्विस वालों को तो और दो इसमें पार्ट है, जिम्मेदारी ऑफ सीनियर सीए, जिम्मेदारी ऑफ जूनियर सीए अदर देन सीनियर। वो तो अभी एप्लीकेबल ही नहीं हुआ है उनको तो अभी, लेकिन बना के रखा हुआ है, एप्लीकेबल अभी तक नहीं किया। एक ओवरव्यू, बेसिकली कैसे रिस्पॉन्ड करना। देखो कॉमन सेंस, एक फ्लो है। जैसे आपको नॉन कंप्लायंस के बारे में पता चले, कंपनी में कोई नॉन कंप्लायंस हो रहा है, आप अंडरस्टैंड करिए कौन सा लॉ इन्वॉल्व है, उसका नेचर क्या है, सेक्शंस में क्या लिखा है, क्या नॉन कंप्लायंस है, उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। नंबर 1, इमीडिएटली अपने सीनियर्स जो है, अब इमीडिएट सीनियर्स, मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म करिए, उनको इन्फॉर्म करिए, बताइए, और उनको बोलिए इसका कंप्लायंस करेंगे। वेरी गुड, पहले समझा,
और इमीडिएट कम्युनिकेशन कर दिया। फिर लीगल एडवाइस लीजिए, अपने लॉ डिपार्टमेंट से, लॉ फर्म से बाहर आईसीआई से एडवाइस लीजिए क्या करना चाहिए। सोचिए एडवाइस लेने के बाद, किसी लॉ में बोला है तो शुड आई गो एंड इन्फॉर्म द अथॉरिटीज। अगर एमिनेंट ब्रीच है, लॉ ने नहीं भी बोला है, तो क्या मैंने खुद होकर इन्फॉर्म करना चाहिए क्या, वो भी सोचिए। फर्दर एक्शन, क्या मैंने पेरेंट कंपनी के मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए, एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑल द डिटेल्स। ये 7 स्टेप्स करने पड़ते हैं नोक्लार में। दिस इज हाउ यू रिस्पॉन्ड टू नॉन कंप्लायंस। क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, क्या नॉन कंप्लायंस था, अंडरस्टैंडिंग, क्या डिस्कशंस हुए, नॉन कंप्लायंस के लिए मैनेजमेंट ने क्या किया, सीए ने क्या किया, पब्लिक इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कुछ बोलेंगे तो वो भी कर लो। मोटा मोटी फंडामेंटल प्रिंसिपल थ्रेड खत्म हो गए, नोक्लार खत्म हो गया, मेंबरशिप वाली बात है। जैसे ही आप आपका फाइनल एग्जाम्स क्लियर करो, सारे ट्रेनिंग फेनिंग सब कंप्लीट कर लो, आपको अप्लाई करना पड़ता है मेंबरशिप के लिए। मेंबरशिप रजिस्टर में डिटेल्स आते हैं, बेसिक डिटेल्स, फुल नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, सीओपी, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स आते हैं बेसिकली। और फिर आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप, कि भाई आप ऑफिशियली सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर ऑफ चार्ट अकाउंटेंट बन चुके हो। जैसे ऑडिटर के डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं, डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं, वैसे ही ऑडिटर के भी होते हैं। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बच्चा बड़ा ही नहीं हुआ, नॉट अटेंड एज ऑफ 21, डिस्क्वालिफाइड। बड़ा हो गया लेकिन दिमागी हालत ठीक नहीं है, अनसाउंड माइंड का है, कोर्ट इसको अनसाउंड माइंड का बोलता है, डिस्क्वालिफाइड। ये बंदा सीए नहीं बन सकता, ज्यादा ही होशियार है, लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट, इंसॉल्वेंट हो गया है, कोर्ट ने इसको ठीक है, कोर्ट ने इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, डिस्क्वालिफाइड। कोर्ट ने इसको डिस्चार्ज कर दिया, सारे एसेट्स बेचकर लाइबिलिटी बेच दी, थोड़े पैसे रख दिए, डिस्क्वालिफाइड। अगर इसको मिसफॉर्च्यून सर्टिफिकेट, ऐसा एक सर्टिफिकेट मिलता है उसको कि भाई ये सब गलत तेरा नसीब था, अर्थक्वेक आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तेरी कोई गलती नहीं है, ये नहीं मिला, डिस्क्वालिफाइड। जिस दिन इंसॉल्वेंट हुआ, डिस्क्वालिफाइड। केस चल रहा है, डिस्क्वालिफाइड। डिस्चार्ज हुआ, डिस्क्वालिफाइड। जब तक आखिरी में मिसफॉर्च्यून सर्टिफिकेट ना मिले, डिस्क्वालिफाइड। अगर मिल जाएगा तो बच जाएगा। क्रिमिनल एक्टिविटी कर दिया, मॉरल टर्पिट्यूड, मर्डर, ड्रग्स, टेररिज्म, अगर जब तक प्रेसिडेंट से माफी मिल जाए या गवर्नमेंट खुद बोले कि हम इसकी डिस्क्वालिफिकेशन को दूर करते हैं, तब तक डिस्क्वालिफाइड। प्रोफेशनल, अपने प्रोफेशन में कोई गलत काम किया और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का ऑर्डर पास और ऑर्डर में ऐसा लिखा है कि भाई मेंबरशिप से निकाल दो बंदे को, तो फिर वापस डिस्क्वालिफाइड। ये 5 डिस्क्वालिफिकेशन एक लॉजिकल सीक्वेंस में, पहले एज, फिर दिमागी हालत, फिर इंसॉल्वेंट हो गया, फिर क्रिमिनल एक्टिविटी, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तुम अगर डिस्क्वालीफाई होते हो बेटा, तुमको खुद को बताना पड़ता है इंस्टीट्यूट को कि मैं डिस्क्वालीफाई हुआ हूं। नहीं बताओगे तो इसको भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बोल के और पनिश कर देंगे। कितने तरह की मेंबरशिप होती है? 2, एसोसिएट और फेलो। जिस दिन आप सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर बनते हो, रजिस्टर में, मेंबरशिप रजिस्टर में तुम्हारा नाम लिखा जाता है, बाय डिफॉल्ट आप एसोसिएट मेंबर ऑफ आईसीआई बन जाते हो। अगर आपको फेलो मेंबर बनना है तो आपको एप्लीकेशन भेजना पड़ता है, लेकिन कुछ शर्तें फुलफिल होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस में हो तो पहले तो आप एसोसिएट मेंबर होना चाहिए और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस इन इंडिया होनी चाहिए 5 साल या ज्यादा की, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फॉरेन प्रैक्टिस काउंट नहीं होगी। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप एसोसिएट मेंबर हो और आपने कम से कम 5 साल का जॉब किया होना चाहिए, और आपको उस जॉब के बेस पे प्रूफ करते आना चाहिए कि मेरे पास उतना ही नॉलेज और स्किल्स है जो एक प्रैक्टिसिंग वाले के पास होता है। बेसिकली अगर आपने सीए वाले सब्जेक्ट्स में कहीं पे जॉब किया है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे ये दिख रहा है 5 साल का क्राइटेरिया, 5 साल के बाद आप फेलो के लिए अप्लाई कर दो। प्रैक्टिस वाला भी कर सकता है, जॉब वाला भी कर सकता है, ठीक है। आप एप्लीकेशन दोगे तो आप फेलो चार्ट अकाउंट में बन जाओगे। आप आपके नाम के आगे लगा सकते हो, लगाना हो तो। आजकल ट्रेंड नहीं इतना, A.C.A एसोसिएट्स बताने के लिए, F.C.A फेलो चार्ट अकाउंट बताने के लिए। तो दोस्तों, जैसे नाम इंक्लूड होता है वैसे ही रजिस्टर में से नाम को निकाला भी जाता है अगर आप डफर वाले काम करोगे, ठीक है। सी इंस्टीट्यूट चाहता है कि बहुत ही एक्टिव और बहुत अच्छा मेंबरशिप सर्कल हो, इसलिए वो डफर वाले लोगों को निकाल देता है। DDFR, डफर ऐसी शॉर्टकट है। डी स्टैंड फॉर डेथ। जिनकी डेथ हो चुकी है उनका नाम रजिस्टर से निकाल दिया जाता है ताकि एक्टिव कितने लोग हैं वो समझ में आए। देन डी स्टैंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। सेक्शन 8 के अंदर जो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, डिसेबल हो गए, उनका भी नाम निकाल दिया जाता है।
देन एफ स्टैंड फॉर फीस। जिन लोगों ने टाइम पे फीस पे नहीं की, मेंबरशिप फीस होती है बेटा, वो अगर पे नहीं करोगे 30 सितंबर तक, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल 25-26, तो 30 सितंबर तक अगर आप पे नहीं करोगे तो आपका नाम फिर से निकाल दिया जाएगा। एंड आर स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल। कुछ लोग दूसरे प्रोफेशन में आगे बढ़ जाते हैं और वो नहीं चाहते कि सीए एक्ट, उसके रूल्स रेगुलेशन इनको दूर-दूर तक लगे, तो वो अपनी मेंबरशिप को सरेंडर भी कर सकते हैं। और चिंता मत करिए, एक बार मेंबरशिप कैंसल होती है तो रिस्टोर भी हो सकती है। एक बार हाथ से गई तो कभी वापस नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। रिस्टोरेशन की अगर बात करें, सबसे पहले एलिजिबल होने चाहिए। जो रूट कॉज़ था रिमूवल का, वो रिज़ॉल्व हो जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को। ऑटोमैटिकली कुछ चीज़ें नहीं होती है, ठीक है? यू हैव टू सेंड एप्लीकेशन। और तीसरी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ में आपको फीस पे करना पड़ेगा। पहले अगर कोई पुरानी आउटस्टैंडिंग फीस है, वो देना पड़ेगा। कोई एंट्रेंस फीस आपको एंट्रेंस फीस होती है मेंबरशिप की, वो देना पड़ेगा। एडिशनल फीस भी लग सकती है आपको। डेट ऑफ रिस्टोरेशन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपका रिमूवल हुआ है बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फीस, तो ऐसे केस में देखिए 30 सितंबर तक, मिडल ऑफ द ईयर तक आपको उस साल का पेमेंट कर देना था। अगर आपने नहीं पे किया तो आपका नाम निकाल दिया जाएगा कुछ दिनों के अंदर बाय आईसीएआई। अब आपको क्या करना है, अगर 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले अगर आप मेंबरशिप फीस पे कर देते हैं और इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर देते हैं, तो आपका जो डेट ऑफ रिस्टोरेशन है, वो डेट ऑफ रिमूवल से ही रिस्टोर हो जाएगा। जिस दिन आपको निकाला गया था, उसी दिन से कंटिन्यू हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपके मेंबरशिप में बीच में ब्रेक नहीं आएगा, कंटिन्यूटी आपकी चलती रहेगी और इससे आगे जाके फायदा बनेगा फेलो मेंबर बनने के लिए या बाकी चीजें करने के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर फीस आप पे कर दो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले, तो आपका जो डेट ऑफ रिस्टोरेशन है, दैट विल बी सेम एज डेट ऑफ रिमूवल एंड देयर विल बी अ कंटिन्यूटी, देयर विल नॉट बी अ ब्रेक। फिर अगर आपका रिमूवल हुआ है बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ मिसकंडक्ट, आपने कोई गलत काम किया, आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ, आपको निकाल दिया गया, बेसिकली आप डिस्क्वालीफाई हो गए। ऐसे केस में ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि वापस आपका नाम कब रिस्टोर किया जाएगा। वहां पे 2 महीने लिखा है तो 2 महीने, 3 महीने लिखा है तो 3 महीने। और बाकी सब केस में तो बहुत सिंपल है बेटा, जब आपने अप्लाई किया, फीस पे की, तब से रिस्टोर होगा। तो रिस्टोरेशन में तीन आप डेट्स में तीन इंपॉर्टेंट बातें जिसका आपको ख्याल रखना है। रिस्टोरेशन में मेजरली पहले आप एलिजिबल होने चाहिए, एप्लीकेशन दो फीस के साथ में, और डेट की खास बात है बेटा। अगर हम बात करेंगे पेनाल्टी, पुराने जमाने की पेनाल्टी है। अगर कोई भी बंदा खुद को चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है, पर्सन हु इज नॉट सीए, वो बोलता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, या फिर जिसके पास में सीओपी नहीं है, वो बोलता है कि मेरे पास में सीओपी है। अगर ऐसा ऑफेंस कोई भी बंदा करता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट मिलेगी? पहली बार ऐसा करोगे तो 1000 रुपीज का फाइन है, ठीक है, बहुत ही कम है। और फिर दूसरी बार सब्सिक्वेंटली ऐसा करोगे तो फाइन बढ़ के 5000 हो जाता है, या 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट, या बोथ। ठीक है, पुराना केस स्टडी है कि प्रेम बत्रा साहब ने ऐसा किया था, कि वो सीए नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को सीए बताया था। ऐसे केस में उनको पनिश किया था सेक्शन 24। इतना ही नहीं, उनको इंडियन पेनल कोड के अंदर पनिश किया था। अब इंडियन पेनल कोड रिप्लेस हो चुका है बीएनएस से, भारतीय न्याय संहिता संहिता से, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं बेटा। आइए, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी। एक छोटी सी केस स्टडी है जिसके थ्रू क्विकली समझते हैं। एक बंदा लॉयर था और एज लॉ के बेसिस पे टैक्स की प्रैक्टिस करता था। उसको लगा प्रैक्टिस आगे बढ़ानी है, तो वो सीए बन गया और एज अ सीए प्रैक्टिस करने लगा। लेकिन उसके हाथ से कुछ गलत चीजें हो गई, मिसकंडक्ट हो गया, तो उसका सीओपी सस्पेंड किया फॉर 6 मंथ। जब टेम्पररी कैंसिलेशन होता है तो उसको सस्पेंशन बोलते हैं, 6 महीने के लिए कर दिया कैंसिल। उसने लेटर लिखा सीए इंस्टीट्यूट को कि क्या मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ एज अ लॉयर? पहले भी प्रैक्टिस करता था, तो मैं क्या टैक्स की प्रैक्टिस कर सकता हूँ एज अ लॉयर? सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत सोचा और बोला कि देखिए, एक बार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो सीए रिलेटेड सर्विसेज जो है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, फाइनेंस, जितनी भी चीजें हैं, वो आप कर सकते हो ओनली इन अ कैपेसिटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिर्फ एक कैपेसिटी आप यूज कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू कैन नॉट यूज अदर कैपेसिटीज कि मैं एज अ लॉयर टैक्स की प्रैक्टिस कर लूं, मैं एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर जीएसटी की प्रैक्टिस कर लूं, मैं एज अ टैक्स प्रिपेयर इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर लूं। ऐसा आप नहीं कर सकते। इसी का मतलब, अगर आपकी सीए की सीओपी सस्पेंड होती है, तो सीए का काम करने का और कोई तरीका नहीं है, उतने समय के लिए आपको शांत चुपचाप बैठना पड़ेगा। तो सिंगल कैपेसिटी कॉन्सेप्ट जन्म हुआ यहां से। आइए, ये तो बेटा केस था। अभी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता सेक्शन 6 में, तो आप बताएंगे कि सीओपी, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको सीओपी लेना मैंडेटरी है।
फिर वो सर्विसेज इंडिया में देना चाहो कि इंडिया के बाहर देना चाहो, ठीक है? आपको सीओपी लेना पड़ेगा, यू विल बी कंसिडर्ड सीए इन प्रैक्टिस, फिर आप सर्विसेज दे सकते हो। दूसरी बात, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा है कि जो कुछ चार्टर्ड अकाउंट थोड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, वो बोलते हैं यार सीओपी लेंगे ना हम लोग, तो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हमारे ऊपर आ जाते हैं, सीए एक्ट के रूल्स में बहुत सारे ऑब्लिगेशन आ जाते हैं, हमको फीस भी ज़्यादा पे करनी पड़ती है। व्हेन यू बिकम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू हैव टू पे मोर फीस। तो बोले क्या करना? तो बोले बिना सीओपी के हम लोग प्रैक्टिस सीए बिना सीओपी के, भाई जहाँ साइन वाइन नहीं करना, कंसल्टेंसी वाला काम कर देंगे, बिना सीओपी के हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा है, ऐसे लोगों को भी एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, डीम टू बी इन प्रैक्टिस। ऐसे लोगों को भी डीम किया जाता है कि आप प्रैक्टिस में हैं, ताकि उनके ऊपर पूरा सीए एक्ट सब कुछ लग जाए, सारी चीजें लग जाए। और उन्होंने अगर इलीगल तरीके से भी अगर कोई प्रैक्टिस की है, इलीगल तरीके से भी अगर कोई प्रैक्टिस की है, उसमें भी कुछ गलत किया होगा, तो उनको उसमें भी पनिश किया जाए। इलीगल बेटर वर्ड नहीं होगा, बिना सीओपी के। उन्होंने बिना सीओपी के भी अगर प्रैक्टिस की होगी, तो उसको कवर करके उनको पनिश किया जाए, ठीक है? तो सीओपी ले लीजिए साहब, क्योंकि अगर आप नहीं भी लोगे, तो आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस में लेकर आ जाएंगे। सेक्शन 6 का तो नॉन कंप्लायंस है, उसका तो पनिशमेंट आपको लगेगा ही। डीम टू बी इन सीए वाले कॉन्सेप्ट में आपको इंक्लूड करके सीए एक्ट के सारे रूल्स रेगुलेशंस भी लगा दिए जाएंगे। इन शॉर्ट, बिना सीओपी के काम करना बिल्कुल भी फायदेमंद रहने वाला नहीं है, क्योंकि डीम टू बी इन प्रैक्टिस वाला कॉन्सेप्ट आपको खींच कर लेकर ही आ जाएगा। नाउ, हाँ, अगर परमानेंट रिमूवल है, मेंबरशिप से परमानेंट आपने त्याग दे दिया है, तो फिर तो सीए एक्ट या कोई भी चीज आपको नहीं लगती, बिंदास जो करना है करो। तो यहाँ पे अगर सेक्शन 6 पे क्वेश्चन आता है, तो आप सीओपी मैंडेटरी होता है ये समझाइए, बचने की कोशिश करोगे तो बच नहीं पाओगे, डीम टू विन प्रैक्टिस की वजह से ये समझाइए, और फिर सिंगल कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट बताइए। कैंसलेशन, और जैसे मेंबरशिप कैंसिल होती है, वैसे आपका सीओपी भी कैंसिल होता है। सबसे बुरा, मेंबरशिप ही निकल गई तो सीओपी अपने आप निकल गया। उससे कम आपने झूठी इंफॉर्मेशन दी थी आपके आर्टिकलशिप के बारे में, आपके ट्रेनिंग के बारे में, चीजों के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर दी थी आपने, तो वापस आपका सीओपी कैंसिल होगा। उससे छोटा, आप प्रैक्टिस करना बंद कर चुके हो, जॉब में जा चुके हो, सीओपी आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। फीस पे नहीं करोगे, कैंसिल कर दिया जाएगा। खुद सरेंडर कर रहे, पक्का कैंसिल कर दिया जाएगा। सबसे सीवियर से लेस सीवियर तक हम लोग गए बेटा। रिस्टोरेशन बिल्कुल सिंपल, पहले एलिजिबल बन जाओ, रूट कॉस्ट को दूर कर दो, एप्लीकेशन के साथ में फीस आप दे दो, डन। और आपकी डेट का पूरा डिस्कशन वैसे ही जैसे मेंबरशिप, ठीक है, मेंबरशिप का रिस्टोरेशन जैसे होता है डेट में, वैसे ही सेम यहां पर भी है, सेम चीज। आइए, नाउ वी गो डीप इन मेंबर्स डीम टू इन प्रैक्टिस। पहले वही कॉन्सेप्ट समझाइए। कुछ चार्ट अकाउंटेंट to save themselves, protect themselves from CA Act rules and regulation, and to pay less fees, annual fees, they try to do practice without taking COP. उनको to bring them in domain of CA in practice, a concept of members deemed to be in practice is developed. और वहां पे एकदम सिंपल बोला है, any chartered accountant, even if he is not having COP, if he is not having COP, but gives CA related services, कोई भी CA जो CA related services देगा, ठीक है, उसको हम डीमिंग फिक्शन लगा देंगे, डीम टू विन प्रैक्टिस में लेके आएंगे। अब अगला सवाल उठता है, सीए रिलेटेड सर्विसेज मतलब क्या? ये एक लिस्ट है बेटा। आइए, एक बड़े प्यारे सीक्वेंस पे हमने इसको लिस्ट रखा है। अगर कोई बंदा सीए बनने के बाद उसको प्रेजेंट करता है, अरे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अरे मैं तो प्रैक्टिस वाला काम करता हूँ, विजिटिंग कार्ड प्रैक्टिस वाला काम करता हूँ, विजिटिंग कार्ड पे लिखा हुआ है, अ, मैंने इसको विजिटिंग कार्ड पे डाला हुआ है, आई पुट ऑन विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड कहीं पर भी मैंने डाला हुआ है, मैं लोगों को बोल रहा हूँ ऐसा, डीम टू विन प्रैक्टिस। ऑफिस सेटअप कर लिया, डीम टू विन प्रैक्टिस। ऑफर कर दिया, अकाउंटिंग कर दूं, ऑडिटिंग कर दूं, सीए वाली कोई भी सर्विस ऑफर की, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एग्रीमेंट हुआ कि नहीं, परफॉर्म की नहीं, ऑफर भी किया ना, डीम टू विन प्रैक्टिस। अगर अकाउंटेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, कंसल्टेंसी, अकाउंट्स की कंसल्टेंसी, ठीक है, सिस्टम सेटअप करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखना, डीम टू विन प्रैक्टिस। ऑडिट वाला कोई भी काम कर लिया, वेरिफिकेशन वाला कोई भी काम सर्विस दे दी, डीम टू विन प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बाद सीए इंस्टीट्यूट को सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 में आईसीआई को पावर है कि आप इस लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हो, एडिशनल सर्विसेज को आप इंक्लूड कर सकते हो, और इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल किया। बहुत पहले रेगुलेशन 191 इशू करके इस लिस्ट को बड़ा बनाया, और उसके बाद में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज की लिस्ट इशू करके उसको और बड़ा बनाया। तो दो चीजें इन्होंने इशू की और इस लिस्ट को बड़ा बनाया। ये जो सीए रेट सर्विसेज है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ऐसा है कि भाई जो ये काम करेगा उसको डिमिंग फिक्शन लगा देंगे, पहली बात, पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा,
जो लोग एक्चुअली सीओपी होल्डर्स है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका स्कोप ऑफ वर्क, वो क्या-क्या काम कर सकते हैं, रेंज ऑफ एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे एक खास बात बता दूं बेटा, ये जो भी डीमिंग फिक्शन तभी लगता है जब काम किया जाता है फॉर रेम्यूनरेशन। अगर आप फ्री में, ठीक है, अगर आप फ्री में चैरिटी के पर्पज से काम कर रहे हो, रिलेटिव्स के लिए काम कर रहे हो, दोस्तों के लिए काम कर रहे हो, फ्री में आप काम कर रहे हो, पर्सनल कैपेसिटी में फ्री में काम कर रहे हो बेटा, डीमिंग फिक्शन नहीं लगेगा। अगर आप एम्प्लॉय कैपेसिटी में काम कर रहे हो, एज ए एम्प्लॉय आप ये सारे काम कर रहे हो लेकिन अपने एम्प्लॉयर के लिए कर रहे हो, डीमिंग फिक्शन नहीं लगेगा। बिना रेम्यूनरेशन कर रहे हो, ठीक है, नहीं लगेगा। एम्प्लॉय कैपेसिटी में कर रहे हो, नहीं लगेगा। इसी को अगर अगर अलग से बोलूं तो तभी लगता है जब पैसों के लिए करोगे, तभी ये लगता है। जब खुद के नाम पे करोगे तभी लगता है, नॉट एम्प्लॉय कैपेसिटी। ठीक है, आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में। दो चीज याद रखना, पैसों के लिए होना चाहिए और खुद के नाम पे होना चाहिए, अपने एम्प्लॉयर के नहीं। फिर अब अगर हम बात करेंगे नाउ रेगुलेशन 191, रेगुलेशन 191 की बात करें बेटा, बहुत पहले इशू किया था, वहां पे उन्होंने बोला कि अगर आप देखो, मैंने बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम चलते हैं। अगर आप मनी रिलेटेड, सेंसिटिव मनी रिलेटेड काम करते हो, कौन से, जैसे कंपनी में आपको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करिए, कंपनी संभालिए कुछ समय के लिए जब तक डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, डिस्प्यूट को सॉल्व करिए, या फिर कंपनी बंद हो रही, लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया, या डिबेंचर होल्डर ने आपको रिसीवर अपॉइंट कर दिया, बहुत सेंसिटिव काम है, आपको डीम कर लेंगे आप, ठीक है, ये सीए रिलेटेड सर्विसेज में आ जाएगा, आपको डीमिंग फिक्शन लग जाएगा ताकि आप एथिकली काम करें। ठीक है, फिर कंपनी से होता है ट्रस्ट, अगर आप ट्रस्टी काम कर रहे हो, डीमिंग फिक्शन लग जाएगा। अगर आप आप इंडिविजुअल के लिए एग्जीक्यूटर ऑफ द विल को इंप्लीमेंट कर रहे हो, डीमिंग फिक्शन लग जाएगा। पैसे वाले काम करोगे, रेगुलेशन 191 है, ठीक है, यू विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। अगर आपको कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, कोई जिम्मेदारी वाला काम करने, कोई पोस्ट देता है आपको, किसी प्रोजेक्ट का हेड बनाता है, डीमिंग फिक्शन लग जाएगा। अगर आपको सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्रीज या सेक्रेटरी टू एनी प्रोजेक्ट ऐसा बनाया जाता है, बड़े पोस्ट पे रखा है, वापस एक पोस्ट एक प्रकार से डीमिंग फिक्शन लग जाएगा। अगर आप एडवाइजरी या फिर रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहे हो, टैक्स में, फाइनेंस में या कॉस्टिंग में, फिर डीमिंग फिक्शन लग जाएगा। यहां पर भी वही शर्त है, डीमिंग फिक्शन तभी लगेगा जब ये काम पैसों के लिए किया जाता है फॉर रेम्यूनरेशन, और असाइनमेंट खुद के नाम पे होता है, यू आर द सर्विस प्रोवाइडर नॉट योर बॉस, तभी डीमिंग फिक्शन लगता है। दो बातें ध्यान रखना, सैलरी कम फुल टाइम बेसिस, ठीक है, नहीं होना चाहिए। सैलरी कम फुल टाइम बेसिस मतलब एम्प्लॉय कैपेसिटी होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। नाउ आइए, अगर मैं बात करता हूं मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विसेज, उसकी लिस्ट हम आगे पढ़ने वाले बेटा। अब सर, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसको, हाँ ये एक्सेप्शन है बेटा, जो बंदा जॉब कर रहा है उसको डीमिंग फिक्शन क्यों लगाया जाता है? अगर कोई बंदा सीए फर्म में जॉब कर रहा है, ठीक है, जॉब कर रहा है, तो अच्छी बात है, जॉब कर रहा है, इसको डीमिंग फिक्शन लगता है, नॉट टू पुट ऑल द ऑब्लिगेशन, सीए एक्ट रूल्स रेगुलेशन, बस एक पावर देने के लिए, एक स्पेसिफिक पावर देने के लिए, दैट ही कैन ट्रेन आर्टिकल। एक जो बंदा सीए फर्म में जॉब कर रहा है, उसको इन प्रैक्टिस माना जाएगा एक छोटी सी चीज के लिए, एक छोटी 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 सी चीज के लिए, कि वो एक आर्टिकल ट्रेन कर सकता है। जो रियल सीओपी होल्डर होता है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो तो 10 आर्टिकल तक ट्रेन कर सकता है। जो बंदा जॉब कर रहा है सीए फर्म में, वो एक आर्टिकल ट्रेन कर सकता है। ठीक है, छोटी सी चीज के लिए डीम कर रहे हैं। जो बंदा मिलिट्री में जॉब करता है, बहुत सेंसिटिव है, एथिक्स को मेंटेन कर ले, वहां पर भी डीमिंग फिक्शन लग जाएगा। आइए, अब मैं अगर बात करता हूं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज में, तो सेक्शन टू सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 बोलता है, अगर आप सीए रिलेटेड सर्विसेज करोगे बेटा, ठीक है, सीए रिलेटेड, सॉरी सीए, ये पावर रहता है आईसीआई को कि आप सीए रिलेटेड सर्विसेज में क्या क्या आएगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, और हमने बोला भी कि इंस्टीट्यूट ने पहले रेगुलेशन 191 लाया था, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज लाया। इसकी खास बात क्या है, ये सर्विस आप दो फॉर्म में सकते हो। ट्रेडिशनल फॉर्म मतलब आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप बनाकर ये सर्विसेज देते हो, या फिर दूसरा आप एक कंपनी बना सकते हो जिसको बोला जाएगा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी, वो बनाकर भी ये सर्विसेज आप दे सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ चीजें नहीं आएगी, जानबूझ के एक्सक्लूजन किया है ताकि इसको दो फॉर्म में ना दिया जा सके, सिर्फ ट्रेडिशनल फॉर्म में दे। एटीएम, ठीक है, ऑडिट्स, स्टैट्यूटरी और पीरियोडिकल ऑडिट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, जानबूझ के एक्सक्लूड किया ताकि वो ट्रेडिशनल फॉर्म में जाए। टी फॉर टैक्स कंसल्टेंसी और रिप्रेजेंटेशन, बहुत सेंसिटिव काम है, ट्रेडिशनल फॉर्म में दे सकते हैं, उसको एक्सक्लूड किया। मनी रिलेटेड एक्टिविटीज, जो ऊपर हमने पढ़ा था, मनी रिलेटेड एक्टिविटीज, कंपनी के लिए 4 काम, ट्रस्ट के लिए 1 काम, इंडिविजुअल के लिए 1 काम, वो भी बहुत सेंसिटिव है, वो भी आप सिर्फ ट्रेडिशनल फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है,
इसलिए उसको ये 3 चीजों को एक्सक्लूड किया गया। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज ये वर्ड सीए एक्ट में जो 2007 में है, मैनेजमेंट सर्विसेज ये वर्ड कंपनीज एक्ट में जो 2013 में है। दोनों के एक्ट अलग है, दोनों के ईयर अलग है, दोनों को अलग अलग रखिए, दोनों का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है, वर्डिंग्स भी अलग है बेटा, जबरदस्ती उसको एक करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं बात करूंगा लिस्ट की, तो बेटा एक सीक्वेंस बनाया हम लोगों ने। क्या सीक्वेंस बनाया? देखिए, सबसे जैसे कंपनी बनती है, सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन होता है, तो उससे रिलेटेड सर्विसेज, फिर फंड रेजिंग होती है, फिर प्लानिंग होती है, फिर लोगों की स्टाफिंग होती है, फिर ऑफिस वर्क शुरू होता है, फिर उसके बाद में प्रोडक्शन शुरू होता है, उसको वर्किंग कैपिटल लगता है, फिर मार्केट रिसर्च होता है माल बेचने के लिए, फिर रिकवरी होती है, फिर अलग अलग स्टेटमेंट्स बनते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, फिर पैसा जो कमाया उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, फिर आखिरी में स्पेशल ऑडिट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, कुछ अदर पॉइंट्स। ठीक है, देखो बेटा एक सीक्वेंस में आइए, इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड, अगर कौन सी सर्विस आती है? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अदर सर्विस में। इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना, फंड रेजिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर की प्लानिंग करना, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, फंड रेज करने में मदद करना, इशू रिलेटेड एडवाइजरी देना, डॉक्यूमेंटेशन करना, रजिस्ट्रार लगता है, रजिस्ट्रार सर्विसेज देना, पूरा रिकॉर्ड रखना चीजों को, एमसीओएस में आता है। बिजनेस की प्लानिंग कर देना, कितने ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट होंगे उसकी प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, हर साल की बजटिंग करना, कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, एमसीओएस में आता है। स्टाफिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना, लोगों को रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना, उनका कॉम्पनसेशन प्लान डिजाइन करना, इंसेंटिव प्लान डिजाइन करना, वो आता है। ऑफिस वर्क करना, डेटा को मेंटेन करना, एक्सेल में, वर्ड में अच्छे से मेंटेन करना, कंप्लीट, एक्यूरेट, रेगुलर बेस पे रिटर्न बनाना, उसको सबमिट करना, जीएसटी प्रैक्टिशनर वाला काम करना आता है। प्रोडक्शन का काम तो इंजीनियर्स करते हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल मैनेज करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, डेटर मैनेज करना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना, कॉस्टिंग करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरा बनाना, ये भी आता है। फिर उसके बाद में माल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद मार्केट रिसर्च करना, कितने लोग हैं, कितने रीजन से, कितना माल कहाँ बिक सकता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, प्राइसिंग करना, ये आएगा। रिकवरी, ठीक है, एक फ्लो में बेटा रिकवरी, लेकिन ध्यान रखना आप रिकवरी एजेंट नहीं बन सकते, कंसल्टेंट बन सकते हो, और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में, ओनली इन बैंकिंग सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने स्टार मार्क किए बेटा। फिर स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, दुनिया भर के स्टेटमेंट्स बेटा बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, इसके ये एमसीओएस में आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरे पैसे रेस कहां से होंगे, कहां पे इन्वेस्ट होंगे, पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉलिसी बनाओ। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी दे सकते हैं, अलाउड है, कहां का पैसे लगाना, कितने लगाना, ओवरऑल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी अलाउड। क्या अलाउड नहीं है? पब अलाउड नहीं है, अच्छी बात नहीं। पब आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, प्रैक्टिस वाला बंदा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अंडर राइटिंग, ब्रोकर का काम नहीं कर सकता। सीओपी छोड़ो, जो करना है करो, प्रैक्टिस वाला बंदा नहीं कर सकता। इन सब में नाम बहुत खराब होता है। ठीक है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर 3 प्रकार के होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का रजिस्टर्ड वैल्यूअर, प्लांट एंड मशीनरी का रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और फाइनेंशियल एसेट का रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ठीक है, ये जो रजिस्टर्ड वैल्यूज है बेटा, आप सिर्फ फाइनेंशियल एसेट के रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हो, बाकी इसके नहीं बन सकते। अब जो मॉडर्न ऑडिट्स आ गए आजकल, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशन ऑडिट, सबसे ऊंचा मैनेजमेंट, उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद क्वालिटी, उसके बाद एनर्जी, एनवायरमेंट, ये काम भी एमसीयूएस में आएंगे। ट्रिपल आई, आईटी सर्विसेज देना, अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह इंप्लीमेंट करना, इंश्योरेंस एडवाइजरी, बड़े बड़े कंपनियों को एडवाइजरी देना बिल्कुल कवर होता है। इंश्योरेंस ब्रोकरेज भी आता है, बहुत बड़ा काम होता है। एजेंट मत बनो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे, मेडिक्लेम बेच रहे, वो नहीं बेच सकते। वो भी अच्छा काम है, बुरा काम नहीं है, लेकिन एक बार आपका सीओपी आ गए तो नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंसी वाला काम भी कर सकते। आईटी वाला काम करो, इंश्योरेंस एडवाइजरी करो, बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट्स के लिए इंसॉल्वेंसी वाला काम करो। टैक्स इंप्लीकेशन, ऐसे तो डायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंसी एडवाइजरी एमसीओएस में नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, पी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी बना रहे हो, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी बना रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉलिसी बता रहे हो, यहां सबको टैक्स कंसिडर करना ही करना पड़ता है। यू हैव टू कंसिडर टैक्स, उसका क्या इफेक्ट आएगा, ये मेन आपका पर्पस है। और बीच में टैक्स की बातें बिल्कुल कर सकते हो, अलाउ किया गया है। शॉर्टकट एपीडब्ल्यूसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलाउड है। ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा टैक्सेशन अलाउड है बेटा। अब सर्विसेज का इतना डिस्कशन हो गया बेटा, तो यहाँ पे हमको कंपनीज एक्ट का सेक्शन 144 डिस्कस करना भी जरूरी है कि एक ऑडिटर कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकता, क्योंकि वो बहुत क्लोजली इन्वॉल्व हो जाएगा और उसके इंडिपेंडेंस पे इम्पैक्ट आ जाएगा।
ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज ना तो वो कंपनी को दे सकता है, ना कंपनी के होल्डिंग को दे सकता है, ना कंपनी के सब्सिडरी को दे सकता है। शॉर्टकट है बैड माफिया। बैड माफिया वाले काम नहीं कर सकता। बी फॉर बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बिजनेस का खरीदना, बेचना, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, ये काम नहीं कर सकता। फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, पैसा कहाँ पे लगाना, ये काम भी नहीं करता। दोस्तों वापस ध्यान से सुनना, ऑडिटर ये काम नहीं कर सकता। क्या दूसरे चार्ट अकाउंटेंट्स ये काम कर सकते हैं? यस। देन डी स्टैंड फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो भी नहीं कर सकता। मैनेजमेंट सर्विसेज, मैनेजिंग प्लांट लोकेशंस, डिपार्टमेंट्स, ये काम भी नहीं कर सकता। ए फॉर एक्चुरियल सर्विसेज, जहां पे वो बहुत से डेटा की मदद से फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है। देन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, पूरा फाइनेंस संभाल लेना, पैसा कहां से रेस करना, क्या रेस करना। इंटरनल ऑडिट का काम बहुत क्लोजली कनेक्टेड होता है, वो भी नहीं कर सकता। और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग तो कर ही नहीं सकता, खुद ही बनाया खुद ही चेक करता, सेंस नहीं बनता है। इसके अलावा बाकी सर्विसेज दे सकते हैं, उसमें आते हैं ना टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज, लॉ कंसल्टेंसी सर्विसेज, कॉस्ट कंट्रोल सर्विसेज, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। लेकिन उसमें भी शर्त है, पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑडिट कमेटी का, और वो नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सर्विसेज देने से पहले। अब अगर सर्विसेज की हमने बात की, तो सर्विसेज हम कौन से फॉर्म में दे सकते हैं, इसके बारे में हमको पता है। हमारे पास में ट्रेडिशनल फॉर्म अवेलेबल है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, या फिर हमारे पास में कॉर्पोरेट फॉर्म अवेलेबल है, जिसके बारे में हम पढ़ कर आए। जो कॉर्पोरेट फॉर्म है वो सिर्फ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज के लिए यूज कर सकते हैं, सेंसिटिव चीजों के लिए यूज नहीं करते, हम देख कर आए। अब सेक्शन 25 है पुराना, जो बोलता है, फिर ये प्रोहिबिशन लगाता है सर्विसेज से रिलेटेड, कि चार्ट अकाउंटेंट्स कंपनी बनाकर अकाउंटेंसी सर्विसेज नहीं कर सकते। इसलिए आप देखो आजू बाजू सब लोगों ने प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बनाई है। कंपनी बनाकर अकाउंटेंसी सर्विसेज का काम अलाउड नहीं है। अकाउंटिंग रिलेटेड काम, सी रिलेटेड सर्विस आप नहीं कर सकते। एक ही एक्सेप्शन है इसका, दैट इज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी। आपको इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस फॉलो करके मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी खोलना पड़ेगा, उसको एज अ एमसीसी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसमें आप सिर्फ एमसीओएस सर्विसेज दे सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज। ठीक है, तो कॉर्पोरेट कंपनी को प्रोहिबिट किया हुआ है। अगर कोई बोलेगा कि कंपनी बनाकर हम अकाउंटिंग सर्विसेज दे सकते हैं, वो भी अलाउड नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड इन एनी मैनर। अब एलएलपी, लेकिन बॉडी एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वक्त की जरूरत है, हमारी लाइबिलिटी को लिमिट करने की जरूरत है, इसलिए वो अलाउ कर दिया। एलएलपी बनाकर प्रैक्टिस करो, एब्सोल्युटली फाइन, चलेगा। लेकिन उसमें भी एलएलपी में अगर आपका कोई कंपनी पार्टनर बन जाए, इंडायरेक्ट उनकी एंट्री हो जाए, तो वो नहीं चलेगा। और एलएलपी अगर ऑडिट कर रही है, तो आगे जाके ऐसा हो सकता है कि अलग अलग प्रोफेशन के लोग हमारे पार्टनर्स बने, तो कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए, ये सब हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं हमारे साथ में। ऑडिट कंडक्ट करना और साइन करने वाला काम तो सिर्फ कौन करेगा? सीए इन प्रैक्टिस ही करेगा। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो पेनाल्टी है, पहली बार में 1000, दूसरी बार में 5000। ये मैच होती है सेक्शन 24 की पेनाल्टी। आपको इतना याद होना चाहिए, कंपनी फॉर्मेट बैन किया हुआ है, एक एक्सेप्शन, एलएलपी फॉर्मेट अलाउ किया हुआ है। और आपको ये सर्विसेज आप कैसे देने वाले हो, ये फॉर्मेट को लेकर बातें फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो पेनाल्टी लगेगी। अब सेक्शन 7 ये 3 चीजों को लेकर बात करता है। पहले ये प्रीफिक्स को लेकर बात करता है, जो नाम के पहले अक्षर लिखे जाते हैं। फिर नाम के नीचे ये डेजिग्नेशन को लेकर बात करता है, और डेजिग्नेशन के नीचे अदर लेटर्स और डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करता है। तो सीए रवि टावरी में सीए इज अ प्रीफिक्स, नीचे चार्ट अकाउंटेंट है, दैट इज अ डेजिग्नेशन, उसके नीचे बीकॉम लिखा हुआ, दैट इज अदर लेटर्स देन और डिस्क्रिप्शन। प्रीफिक्स के बारे में एकदम सिंपल बात बोली है, जो बंदा सीए इंस्टीट्यूट का मेंबर बन चुका है, जिसको मेंबरशिप मिल चुकी है, वो ये प्रीफिक्स यूज कर सकता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ वो प्रैक्टिस में है कि नहीं, दोनों इसको यूज कर सकते हैं, चाहे तो बोथ कैन यूज इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी का मतलब स्टूडेंट इसको यूज नहीं कर सकते। इसमें डॉक्टर करके प्रीफिक्स पीएचडी वालों के पास में मिलता है। डॉक्टर, सीए डॉक्टर, किसी भी सीक्वेंस में बिंदास यूज कर, दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। तो प्रीफिक्स को लेकर क्लैरिफिकेशन है।
और प्रैक्टिस वाले और नॉट चार्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड नॉट इन प्रैक्टिस दोनों के लिए सेम है। डेजिग्नेशन जो बताता है कि आपका काम क्या है, आप किस तरह का काम करते हो। डेजिग्नेशन रिप्रेजेंट्स दैट व्हाट इज योर वर्क। जो लोग प्रैक्टिस वाले हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ब्रांडिंग के लिए और एक डेकोरम मेंटेन करने के लिए उनको सिर्फ एक ही करना है, चार्ट अकाउंटेंट, नो एडिशन, नो डिलीशन, नो मॉडिफिकेशन, नो चेंजेस ऑफ एनी काइंड अलाउड। जो लोग प्रैक्टिस में नहीं है उनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन वो भी चार्ट अकाउंटेंट यूज करे विदाउट एनी चेंजेस, नो रैंक होल्डर चार्ट अकाउंटेंट, नो नंबर एक चार्ट अकाउंटेंट, नो सीनियर चार्ट अकाउंटेंट, नो तूफान चार्ट अकाउंटेंट, नथिंग, नो फाड़ू चार्ट अकाउंटेंट। सिर्फ मतलब प्रैक्टिस वाले जो नहीं उनके पास भी ऑप्शन है, सिर्फ चार्ट अकाउंट यूज करो या फिर दूसरा जो आपके मन में आए वो यूज करो। You want to call yourself a trader, you want to call yourself a professor, you want to call yourself a designer, whatever you want to call yourself, do it. तो यहाँ पे डेजिग्नेशन में अगर आप कंपेयर करेंगे तो डिस्टिंग्विश कर लिया है, प्रैक्टिस वालों के लिए अलग है और जो प्रैक्टिस में नहीं है उनके लिए ऑप्शन है, दो ऑप्शन। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, अदर लेटर्स और डिस्क्रिप्शन। जनरली लोग यहाँ पे अपने बाकी के क्वालिफिकेशन और मेंबरशिप्स के बारे में लिखते हैं। इफ क्वालिफिकेशन और मेंबरशिप इज रिलेटेड टू अदर अकाउंटिंग बॉडीज, दूसरे अकाउंटिंग बॉडीज के क्वालिफिकेशन और मेंबरशिप की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे सीपीए इंस्टीट्यूट, सीएफए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा, मतलब जिनके करिकुलम में अकाउंटेंसी आता है, अकाउंटेंसी पे जोर डाला गया है, जिसके ऊपर अकाउंटेंसी इज वन ऑफ देयर इंपॉर्टेंट थिंग्स, अकाउंटेंसी बॉडीज बोलते हैं उसको। उनके अगर क्वालिफिकेशन और मेंबरशिप के बारे में लिखना है तो पहले आपको सीए इंस्टीट्यूट की परमिशन लगेगी, आईसीआई काउंसिल की परमिशन। आज के डेट में आईसीआई ने सीपीए को परमिशन नहीं दी है, सीएफए को परमिशन नहीं दी है, कोई अगर लिखता है तो गलत है। और सिर्फ एक को परमिशन दी है सीए में, वो भी कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं लिख सकते, सीए में लिख सकते, ओनली सीए में, उनको परमिशन देके रखिए बेटा, ठीक है। और उसी में अंडरस्टूड है कि सीएस को भी अंडरस्टूड है बेटा, सीएस भी हम सिर्फ सीएस लिख सकते हैं, वी कैन नॉट राइट कंपनी सेक्रेटरी। मैंने आपको बोला कि प्रोफेशनल एथिक्स प्रिंसिपल बेस्ड है बेटा, दे आर प्रिंसिपल बेस्ड एकदम, ठीक है, प्रिंसिपली उसको बनाया है और उनको कभी कभी इंटरप्रेट करना पड़ता है। लेकिन अगर क्वालिफिकेशन मेंबरशिप आर फॉर रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू अदर अकाउंटेंसी बॉडीज, मतलब दूसरी बॉडीज है यहाँ पे, लॉ रिलेटेड बॉडीज और टेक्नोलॉजी रिलेटेड बॉडीज और व्हाटएवर, अदर अकाउंटिंग बॉडीज से कनेक्टेड नहीं है, लॉ इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटीज है, उनसे कनेक्टेड है, कोई आईसीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन शर्त है दैट पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, इंडियन लॉ उसको एक्सेप्ट करता है, मानता है, एज पर इंडियन लॉ है वो। जैसे आप खुद को रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोल सकते हो, आप खुद को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बोल सकते हो, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, वो एक कंडीशन है, रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ। अब अगर बात करेंगे, इन्होंने बहुत प्यारे क्लैरिफिकेशन दिए है, सीए चार्ट अकाउंटेंट मर्चेंट बैंकर बन सकता है, आईपीओ प्रोसेस में मदद कर सकता है, प्रोस्पेक्टस बनाने में और बाकी सब चीजों में। तो जो ऑफर डॉक्यूमेंट है, प्रोस्पेक्टस है और जो एडवर्टीजमेंट है, उनके नाम के नीचे एडवाइजर टू इशू, एडवाइजर टू इशू और कंसल्टेंट टू इशू ऐसा लिखा जा सकता है। लेकिन उनकी जो स्टेशनरी है, जहां पे विजिटिंग कार्ड्स है, लेटर हेड्स है, जहां पे विजिटिंग कार्ड्स है और जहां पे लेटर हेड्स है, वहां पर अभी भी चार्ट अकाउंटेंट ही लिखा जाएगा। एक बहुत लिमिटेड छूट दी है, बहुत बहुत लिमिटेड छूट दी है कि बस ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आपके नाम के नीचे चार्ट अकाउंटेंट की जगह एडवाइजर या कंसल्ट टू इशू, उतना ही करो, इससे ज्यादा मत उड़ो। फिर अगर मैं बात करूंगा पोजीशंस कि आपके डेजिग्नेशन के नीचे पोजीशंस, क्या एक चार्ट अकाउंटेंट, जो अगर आपने चार्ट अकाउंटेंट अपने आप में एक बड़ा डेजिग्नेशन है और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टर हो, फलाना फलाना कंपनी के डायरेक्टर हो, ठीक है, बहुत बड़े आदमी हो, बाकी चार्ट अकाउंट से बहुत अलग हो, नॉट अलाउड। तुम पॉलिटिकल पार्टी में कोई कार्यकर्ता हो, पोजीशन नॉट अलाउड। बेटा इसका डिस्कशन क्लॉज 7, आगे जाके क्लॉज 7 आएगा, कुछ बातें वहां पर भी डिस्कस की सिमिलर लाइंस पे, लेकिन आपको शायद यहां देखने को नहीं मिले, आगे क्लॉज 7 हम लोग पढ़ेंगे।
फॉरेन इंस्टीट्यूट के साथ में जो फॉरेन इंस्टीट्यूट के साथ में हमारा म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट है एमआरए, मतलब वो हमको सम्मान करते, हम उनको सम्मान करते, वो हमको वेलकम करते, आइए हमारे यहाँ प्रैक्टिस करिए, हम उनको बोलते कि आइए हमारे यहाँ प्रैक्टिस करिए। बहुत सिंपल सा है, कुछ पेपर देके हमारे यहाँ प्रैक्टिस करिए, कुछ पेपर देके हम आपके यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, वी विल डू दैट। ठीक है, तो आज के डेट में ऐसी बेटा उसका शॉर्टकट है स्कैम इन यूके, स्कैम पकड़ने के लिए स्कैम इन यूके, म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट है टू कैच, ऐसा याद रखिए, टू कैच स्कैम इन यूके। एस फॉर साउथ अफ्रीका, सी फॉर कनाडा, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, एम फॉर मलेशिया, आई फॉर आयरलैंड, एन फॉर नेपाल, देन यूके। इन सब के साथ में हमारा म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट है। आप खुद को कॉर्पोरेट लॉयर, कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट वगैरह नहीं लिख सकते। फिर बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है ड्यूअल सीओपी का। सीए इंस्टीट्यूट ने बोला कि आप ड्यूअल सीओपी रख सकते हो ताकि आप दूसरे काम भी करो। आप एडवोकेट का सीओपी ले लो, आप कॉस्ट अकाउंट का सीओपी ले लो, आप सीएस का सीओपी ले लो सबका ड्यूअल सीओपी, हमारे भी रखो उनका भी रखो, दोनों का फायदा हो। लेकिन शर्त है, जब सीए वाला काम कर रहे हो तो सिर्फ आपके विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, सब जगह पे सिर्फ चार्ट अकाउंट लिखा रहेगा, और जब तुम दूसरा काम कर रहे हो तो आपके इसमें सिर्फ वो लिखा रहेगा, नजरों में मत आओ। हम तुमको ड्यूअल सीओपी की परमिशन दे रहे, ड्यूअल सीओपी लो, दोनों तरह की प्रैक्टिस करो, लेकिन साइमल्टेनियसली यूज मत करो, नजरों में मत आओ, नजर लग जाएगी, लोग तुम्हारे नाम से चिल्लाना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा है कि दो लोग की अगर सीओपी रखें तो दोनों ने अग्री करना चाहिए ना। बाकी इंस्टीट्यूट ने अभी तक अग्री नहीं किया, इसलिए अभी तक वो प्रैक्टिकल नहीं है। इट इज अलाउड बाय आईसीए बट नॉट प्रैक्टिकल। सेक्शन 27 ब्रांच ऑफिसर्स, सीए इन प्रैक्टिस कैन ओपन एनी नंबर ऑफ ब्रांचेस दे वांट, दे कैन ओपन, एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन शर्त है हर ऑफिस का क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए। हुनर, बुद्धिमान, शक्तिमान व्यक्ति होना चाहिए, मतलब चार्ट अकाउंट होना चाहिए। हो सकता है वो प्रैक्टिस में हो सकता है प्रैक्टिस में नहीं है, आपसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। या तो आपसे जुड़ा हुआ होना चाहिए एज अ पार्टनर, या तो आपसे जुड़ा हुआ होना चाहिए एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, आपके फर्म का हिस्सा होना चाहिए। सो अ सेपरेट इंचार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी। एग्जेम्पशन, अगर आपने सेकंड ऑफिस ओपन किया और एक ऑफिस ओपन किया तो वो सेकंड ऑफिस में आपको सेपरेट इंचार्ज रखने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर सेकंड ऑफिस, नॉट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन वो सेकंड ऑफिस का लोकेशन का होना चाहिए उसी प्रीमाइसेस बिल्डिंग में, ऐसा कुछ, या फिर उसी सिटी के अंदर, या वो सिटी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 50 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। और आपको बताना पड़ेगा कि मेन ऑफिस कौन सा है, सेकंड ऑफिस कौन सा है। क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी आती है, जो किलोमीटर्स दिए जाते हैं वो मेन ऑफिस से सेकंड ऑफिस को दिए जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है हमको। हमको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट से चाहिए। अब कुछ दिया नहीं भाई, ऑफिस टू ऑफिस डिस्टेंस इज ऑफ नो यूज, वी वांट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू ऑफिस का डिस्टेंस, वी वांट दैट। अगर वो नहीं दिया हुआ है, इसका हम क्या करेंगे, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस दिया है वो म्युनिसिपल लिमिट से ही होगा, जबरदस्ती करना पड़ता है। अगर ऐसा बोला ऑफिस आउटस्कर्ट्स में है, बाहर है, सबब्स में है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो फिर अजम्पशन लेना पड़ता है भाई हो सकता है 50 किलोमीटर से दूर हो। अजम्पशन आपको लिखना पड़ेगा कि भाई डिस्टेंस में ये मान रहा हूं, मैं इसको 50 किलोमीटर से दूर मान रहा हूं। इसके अलावा और एक एग्जाम्पशन है, आपका ऑफिस, अगर आपका ऑफिस हिली एरिया में, माउंटेन, पहाड़ों के ऊपर है, तो आप एक टेम्पररी ऑफिस ओपन कर सकते हो नीचे प्लेन एरिया में, विंटर सीजन में। आप विंटर सीजन में ओपन कर सकते हो, वो भी मैक्सिमम 3 महीने के लिए आप ओपन कर सकते हो, 3 मंथ्स के लिए। ओपन करने से पहले सीए इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विंटर सीजन शुरू करने से पहले कि मैं टेम्पररी ऑफिस ओपन करना चाह रहा हूं। बंद करने के बाद में बताना पड़ेगा बंद कर दिया। ये जो टेम्पररी ऑफिस होगा यहाँ पे टेम्पररी बोर्ड होगा 3 महीने के लिए, बाद में निकाल दिया जाएगा, बाद में निकाल दिया जाएगा, 3 महीने के लिए होगा। और ये पूरे डिटेल्स तो ना विजिटिंग कार्ड पे आएंगे, ना लेटर हेड पे, किसी को हम मतलब प्रमोट नहीं करेंगे एड्रेस को। हमारा जो कम्युनिकेशन करस्पॉन्डेंस है पुराने ऑफिस में चलता रहेगा, ठीक है, दैट विल कंटिन्यू फिर द मेन ऑफिस। अब लोग क्या करते हैं, ऑन पेपर इंचार्ज बनाते, भेजते नहीं, इसलिए सीएम से बोला एक्टिव एसोसिएशन, जो भी आपने बोला है पार्टनर या फुल टाइम, उसका एक्टिव एसोसिएशन। एक्टिव एसोसिएशन कब मानेंगे, वो उसी सिटी में रह रहा है, एक्टिव एसोसिएशन नहीं रह रहा है तो कम से कम 182 डेज उसने अटेंड करना चाहिए ऑफिस, एक्टिव एसोसिएशन मानेंगे।
या फिर और भी कोई क्राइटेरिया जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ आईसीआई वो तय करे, उसके हिसाब से हो सकता है। कुछ अभी तक तो बोला नहीं। 3 क्लैरिफिकेशन है कि अगर एक ही बिल्डिंग में आसपास आजू-बाजू में फर्म के 2 ऑफिसेस है, वन कैन बी ऑडिट, वन कैन बी टैक्स, या फिर वन इज ऑडिट डिपार्टमेंट 1 2 व्हाटएवर। एक ही प्रीमाइस, एक ही अकोमोडेशन, एक ही जगह पे अगर 2 ऑफिसेस है तो एक ही बंदा दोनों का इंचार्ज हो सकता है। पॉसिबल है ना, अगर फिजिकली लोकेटेड है एक ही जगह पे तो एक ही बंदा इंचार्ज है। भले आपने ऑफिस किसी भी चीज को बोलकर थोड़ा सा उसको डिस्टिंग्विश करके रखा हुआ है, एक ही बंदा इंचार्ज हो सकता है। रेसिडेंस में चार्ट अकाउंटेंट का बोर्ड लगाइए, फर्म में फर्म नेम का, ठीक है, चेंज मत करिए, नहीं तो रेसिडेंस भी एक ब्रांच बन जाएगा। और रेगुलेशन 189 के हिसाब से ऑफिस ओपन करते वक्त करने के, आपको ऑफिस ओपन करने के 1 महीने के अंदर या फिर क्लोज करने के 1 महीने के अंदर आईसीआई को बताना पड़ता है आपने जो भी कर। नो योर क्लाइंट वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपके क्लाइंट्स टेररिस्ट हो, ड्रग डीलर्स हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको आपके क्लाइंट्स के बेसिक डिटेल्स मेंटेन करने चाहिए, केवाईसी करवाना चाहिए, मैंडेटरी है। अगर आप कौन से काम कर रहे हो, अटेस्ट फंक्शन कर रहे हो, अटेस्ट फंक्शन ये मतलब इन जनरल होता है कि आप जब रिलायबिलिटी पे कमेंट करो, अटेस्ट फंक्शन। इन्होंने यहाँ पे क्या क्या कवर किया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट कर रहे हो, एयूपी कर रहे हो, या फिर आप कंपाइलेशन कर रहे हो, ये सब कुछ एयूपी और कंपाइलेशन को भी इंक्लूड किया, इन सबको अटेस्ट फंक्शन माना जाएगा, केवाईसी लगाना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से कंसल्टेंसी दे रहे हो तो केवाईसी नहीं लगता है। अगर एक ही क्लाइंट को आप अटेस्ट फंक्शन और कंसल्टेंसी दोनों लग रहे हो तो वापस केवाईसी लग जाएगा, ठीक है। मतलब ये इन शॉर्ट, ये काम करोगे तो केवाईसी लगेगा। इसमें से कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ कंसल्टेंसी दोगे तो केवाईसी नहीं लगता है। बहुत सिंपल है। केवाईसी में होता क्या है, डिटेल्स लेने पड़ते हैं 3 तरह के, आइडेंटिटी, बिजनेस और एंगेजमेंट। अब बिजनेस, जब भी क्लाइंट के बिजनेस के मतलब बिजनेस का डिस्क्रिप्शन, उसके पिछले बार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आप किस तरह का असाइनमेंट उसका परफॉर्म कर रहे हो, ये तो कॉमन है। फिर आप वो इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कॉर्पोरेट हो। इंडिविजुअल हो तो उसका नाम, अता, पता लो, उसका आधार और पैन लो। सिंपल, पहले नाम, अता, पता, और फिर टेक्निकल आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार और पैन। पार्टनरशिप है तो पहले फॉर्म की डिटेल्स लो, फॉर्म का नाम, अता, पता, उनका पैन, आधार नहीं होता, उनका पैन। और अगर फिर उसके पार्टनर्स में जाओ, नाम, पार्टनर्स का नाम, अता, पता, उनका पैन और डिपिन होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी है तो कंपनी का अता, पता, पैन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर। उनके डायरेक्टर्स में घुसो, डायरेक्टर का नाम, अता, पता, आधार, पैन, डिन। पेरेंट कंपनी तो उसकी भी इंफॉर्मेशन लो केवाईसी के लिए। चार्ट अकाउंटेंट्स को डिसिप्लिन में लाने के लिए, वो गलत काम करे तो उनको पनिश करने के लिए डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स है, और 4 तरह के अथॉरिटीज काम करते, तभी लोग लाइन पे आएंगे। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीए एक्ट में आखिरी में फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है जिसको अनएथिकल माना गया है, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड कंडीशंस जिसको अनएथिकल माना गया, जिसको बोलते हैं मिसकंडक्ट। फर्स्ट शेड्यूल में भी लिस्ट है, सेकंड शेड्यूल में भी लिस्ट है। फर्स्ट शेड्यूल्स की गलतियों को छोटा माना जाता है, सेकंड शेड्यूल की गलतियों को बड़ा माना जाता है। तो आइए, अगर किसी को भी सीए चार्ट अकाउंट की कंप्लेंट करनी है या फिर कुछ गलत काम हुआ बताना है तो आप डीडी, डिसिप्लिन डायरेक्टरेट को भेजिए। ये कंप्लेंट्स और एलिगेशंस को समझते हैं, या फिर जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से स्यूमोटो एक्शन लेते हैं और देखते हैं प्राइमा फेसी क्या सही में गलत काम किया है क्या, वेदर अ पर्सन इज कवर्ड अंडर फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल। अगर प्राइमा फेसी लगता है कि फर्स्ट शेड्यूल गिल्टी है, तो क्या फर्स्ट शेड्यूल गिल्टी है, तो केस को आगे भेजना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को, बीओडी को। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास पहला पावर है, आते से रिजेक्ट कर सकते, मैटर क्लोज कर सकते हैं, या फिर लगता है दम है, इंक्वायरी करो, पूछताछ करो, सीए को बुलाओ, कंप्लेंट किसने की है सबको बुलाओ, पूछताछ करके फिर देखो गिल्टी है क्या। हो सकता है नॉट गिल्टी निकले, फिर मैटर क्लोज कर दे। इमीडिएटली क्लोज कर सकते, इंक्वायरी करके क्लोज कर सकते। हो सकता है इंक्वायरी करके गिल्टी मिला तो पनिश करने के लिए 3 पावर्स है। सबसे छोटा रिप्रीमांड, उससे बड़ा 1 लाख तक का फाइन, 1 लाख तक का फाइन, और उससे भी बड़ा 3 महीने तक का रिमूवल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा आपके सेकंड शेड्यूल, अगर सेकंड शेड्यूल की गलती है, दोनों शेड्यूल इन्वॉल्व है, तो फिर बीओडी नहीं। देखो, पहला अथॉरिटी डीडी था, उससे बड़ा बीओडी, अब उससे भी बड़ा डीसी, डिसिप्लिनरी कमिटी। उनके पास में भी सेम, पहले इमीडिएटली रिजेक्ट कर सकते मैटर, या फिर इंक्वायरी करके पूछताछ करके देख सकते गिल्टी है क्या।
गिल्टी नहीं है तो क्लोज अगेन, गिल्टी है तो वापस ये रिप्रीमांड कर सकते हैं, उससे बड़ा 5 लाख तक का फाइन लगा सकते, उससे बड़ा परमानेंट रिमूवल तक जा सकते हैं, मेंबरशिप से हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस। अगर गिल्टी नहीं है ना तो बीओडी के पास जाएगा, मतलब मैटर क्लोज करने का पावर नहीं रेडी के पास में, सिर्फ वो आगे ट्रैफिक पुलिस जैसा आगे फॉरवर्ड करता है मैटर को। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन तय करेगा, उसको लगता है हाँ ठीक है बंद कर दो, बंद कर दो मैटर, या फिर वो इसको डीडी के पास भेज सकता है, फिर से इन्वेस्टिगेट करो, खुद उठा सकता है फर्स्ट शेड्यूल की गलती के लिए, सेकंड शेड्यूल गलती के लिए डीसी के पास भेज सकता है। अगर आप खुश नहीं हो बीओडी या डीसी के डिसीजन से, कोई भी खुश नहीं, अगर सीए खुश नहीं है, पार्टी खुश नहीं है, डीडी खुद खुश नहीं है, तो वो अपील कर सकते हैं 90 दिन के अंदर एपेलेट अथॉरिटी। ये माहौल लोग है, ऑर्डर को पूरी तरीके से कैंसिल कर देना, एडिट कर देना, मॉडिफाई कर देना, एनहांस कर देना, पेनाल्टी को कम ज्यादा कैंसिल कर देना, केस को वापस भेज देना, जो चाहे वो कर लेना। चार जबरदस्त पावर है इनके पास। बेटा इसी को रिपीट किया कि 4 तरह की अथॉरिटीज है, डीडी क्या करता है, बीओडी क्या करता है, डीसी करता है, उसी को फिर से रिपीट करके दिया हुआ है बेटा, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। मिसकंडक्ट, जब चार्ट अकाउंटेंट कोई गलत काम करता है, जब चार्ट अकाउंटेंट जब कोई गलत काम करता है, अनएथिकल काम करता है, उसको मिसकंडक्ट बोलते हैं। जनरल मीनिंग है, टेक्निकल मीनिंग सेक्शन 22 बोलता है कि अगर चार्ट अकाउंटेंट फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल की किसी भी एक्टिविटी कंडीशन में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको मिसकंडक्ट बोलेंगे। तो एक जनरल मीनिंग है, टेक्निकल मीनिंग है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त अगर आप कोई अनएथिकल एक्टिविटी कर दो, गलत काम कर दो, तो उसके लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। प्रोफेशनल एक्टिविटीज को गवर्न करता हुआ, कवर करता हुआ फर्स्ट शेड्यूल के पहले 3 पार्ट प्रोफेशनल खास प्रोफेशनल एक्टिविटी के लिए बने कि प्रोफेशनल एक्टिविटी करते हो ये किया तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। सेकेंड शेड्यूल के पहले 2 पार्ट ये किया तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। फिर कुछ ऐसी चीज है जैसे आप जेल चले गए तो वो प्रोफेशनल रीजन की वजह से भी जा सकते हो और पर्सनल रीजन की वजह से जा सकते हो। कुछ ऐसे मिसकंडक्ट है जो आपके पर्सनल कंडक्ट को, प्रोफेशनल और पर्सनल कंडक्ट दोनों को कवर करते हैं, दोनों के लिए बने हुए। तो ऐसे एक्टिविटी को सिर्फ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या सिर्फ पर्सनल मिसकंडक्ट नहीं बोल सकते, इसलिए उन्होंने एक नई टर्म बनाई, अदर मिसकंडक्ट। इट कवर्स बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल। इसके लिए फर्स्ट शेड्यूल का आखिरी पार्ट इज अदर मिसकंडक्ट, सेकंड शेड्यूल का आखिरी पार्ट इज अदर मिसकंडक्ट, पार्ट 4 पार्ट 3। फर्स्ट शेड्यूल बड़ा है बेटा, सेकंड शेड्यूल छोटा है थोड़ा। इसके अलावा सेक्शन 21-22 बोलते हैं कि जितनी एक्टिविटीज दिए इसके अलावा भी कोई भी और एक्टिविटी सीए इंस्टीट्यूट इन्वेस्टिगेट कर सकती है और उसको डिक्लेयर कर सकती है दैट इट इज कंसिडर्ड अ मिसकंडक्ट। इसके बारे में और पढ़ेंगे आगे, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और पास्ट में बहुत सारी चीजों को डिक्लेयर किया गया, मतलब जितना दिया है वो तो मिसकंडक्ट है ही, एंड दे कैन डिक्लेयर मोर एक्टिविटीज एज मिसकंडक्ट। फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट है बेटा, पूरे याद हो जाएंगे आगे। 12 क्लॉज, 2 क्लॉज, 3 क्लॉज, 2 क्लॉज, टोटल 19 क्लॉज है। पहले 3 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, आखिरी का अदर मिसकंडक्ट। सेकेंड शेड्यूल में बेटा 3 पार्ट है, पहले 2 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, यहाँ पे अमेंडमेंट है बेटा, एक क्लॉज ऐड हुआ है, बहुत ही छोटा सा चिल्लर सा क्लॉज ऐड हुआ है। यहाँ पे 16 क्लॉज है बेटा, टोटल मिलाकर 35 क्लॉजेस है बेटा।